इंदु जी नमस्कार, आवाज आ रही है? नमस्कार सर। सर सादर प्रणाम। नमस्कार बहुत नमस्कार। समय बाद आपको रूबरू देख रही हूँ। करीब वर्ष नहीं याद है सर। नहीं, वर्ष मैं बता 87, दूं आपको, 88 में मैं आपसे 1990। मिली थी सर। 87, 88 जी हाँ, वही उसी के माय दौरान। यूथ जी एंड जी जी। परसिंग माय पीएचडी इन वुमेन स्टडीज। सर ये वंडरफुल। ईश्वर का आशीर्वाद है कि आप जैसे जो हमारे उस समय और आज भी हीरो हैं, आप हमारे सामने हैं सर। आपकी बड़ी कृपा डॉक्टर साहब, बड़ी कृपा। और इस और आप जी। जो हमारे बच्चे हैं इनको आशीर्वाद देने के कार्यक्रम में सर आपका हृदय से स्वागत धन्यवाद है। और धन्यवाद। सर कार्यक्रम में जेएनपीजी जो कॉलेज है लखनऊ की शान है, जी उसके प्रेसिडेंट एंड चेयरपर्सन और रिटायर्ड आईपीएस, संभवतः आपके मित्र होंगे जरूर, जी। श्री वीएन मिश्रा जी भी उपस्थित हैं सर। श्री वीन मिश्रा साहब मेरे पूजनीय और मेरे बड़े भाई हैं, उनको कौन नहीं जानता है, मेरे बड़े भाई हैं। अच्छा सर। जी। सर कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया से राम शर्मा जी हैं जो अपने बारे में स्वयं बताएंगे। बहुत अच्छे से उन्होंने इंटर्नशिप में कार्यक्रम में भाग लेकर के बच्चों को बहुत मोटिवेट किया है और अपनी ऊर्जावान जो शक्ति है बच्चों में इम्पार्ट करने की कोशिश की है। और मैं अपना जो माइक है वो देती हूँ श्री राम शर्मा जी को ऑस्ट्रेलिया से। नमस्कार। आज सभी अतिथिगण और सभी पार्टिसिपेंट्स का मैं स्वागत करता हूं। मैं ब्रिस्बेन से इस वक्त अभी बोल रहा हूं। यहाँ पे दोपहर का 3:30 बज चुका है। आप सभी के लिए सुबह का समय है। सो गुड मॉर्निंग एंड वेरी वेलकम टू द लाइफ लेसन्स विद डॉक्टर विक्रम सिंह जी। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है विक्रम सिंह सर। आज कार्यक्रम की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी कि हम चीफ गेस्ट का वेलकम करेंगे और डॉक्टर इंदु सुभाष जी, उनके बारे में मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूं। शी इज फाउंडर एंड एमडी ऑफ गाइड कल्याण संस्था, फाउंडर ऑफ गोल्डन एज and the toll-free helpline for senior citizens in daycare centers, founder Hriday Netradan Foundation, Lucknow, former chief counselor for Uttar Pradesh Police Senior Citizen Mediation Cell, DGP office, then member of ICC Ministry of Culture from the Government of India, chief counselor AWWA for Indian Army, chief counselor for Gayatri Parivar Trust, and trainer, counselor. And so I would like to welcome first Dr. Indu Subhash, one of the most beautiful and a sacred soul, under whose guidance we all have been learning and we all have been able to contribute in some way to the society in some form and lots of learning along the path. So thank you so much and welcome on board. मैं डॉक्टर इंदु सुभाष जी से निवेदन करूंगा कि डॉक्टर विक्रम सिंह सर जी का आप वेलकम करें एंड देन आई विल गिव अ लिटिल ब्रीफ अबाउट डॉक्टर सर। बिल्कुल, अभी अभी एक सूचना मिली है मुझे। वीएन मिश्रा जी का फोन आया, मैंने अभी ऑफलाइन किया था अपने आप को, क्योंकि वो नैनीताल में है, नेटवर्क इशू है, तो उन्होंने अपने बिहाफ पर सेक्रेटरी जनरल, बहुत मूर्धन्य एक डायरेक्टर हैं ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस और 20 साल से सेक्रेटरी मैनेजर हैं जेएनपीजी कॉलेज के, तो वो उनके बिहाफ पर सर को वेलकम करेंगे और बच्चों को ब्लेस करेंगे। मैं स्वागत करना चाहूंगी श्री गिरीश चंद शुक्ला जी का, हृदय से स्वागत है। और सर तो हैं, मैं चाहूंगी कि राम आप सर के बारे में बोलिए, क्योंकि मैं तो सर को अपने गुरु के रूप में जानती हूँ। All right. So we are very blessed and this is a very distinguished privilege for me to introduce Dr. Vikram Singh sir. He has received tremendous number of awards and the few I do remember, and I will just start counting them. He has been awardee of President's Police Medal Gallantry Award in 1986, Bar to President's Police Medal for Gallantry 1987, President's Police Medal for Gallantry 1988, Bar to President's Police Medal for Gallantry 1989, and these awards goes on and on and on. After that, he also has been able to secure Limca Book of Records in 2014,
that mentions him the most highly decorated police officers of India. So it's definitely a wonderful privilege to hear him today and to learn from his life experiences, and rather the life-changing experiences for all of us. He has been also awarded with NRI Award 2015. He has also received Akhil Bharat Vidwat Parishad Award in 2015 at Varanasi, bestowed upon by Honorable Shri Rajnath Singh Ji, who is Home Minister from the Government of India. In terms of publications, he has a lot of publications on his name again: Ecosystem of Central Himalayas, Human Rights and Police, National Award presented by National Human Rights Commission, New Delhi, to him. So the list is endless. The recognition, I would say, are very few. The way which he has contributed and influenced the Indian policing system, and how I have been watching him many times on the TV debates, contributing through his perspectives, whether it's underworld issues in UP or political issues in India, or whether it's international issues with China or Pakistan or ISI. So again, I repeat, this is my distinguished privilege to read about you, sir, and heartily welcome to our platform. We are blessed to have you, and without taking much time, we would like to hear you and learn from your lessons. राम, मैं एक चीज बताना चाहूंगी। उससे पहले हम अपने आदरणीय गिरीश चंद शुक्ला जी को बुला लेते हैं, क्योंकि वो भी सर का वेलकम करेंगे। उसके बाद हम सर को सुनेंगे। और मैं इसके साथ साथ कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर गीता मैम, HOD लॉ डिपार्टमेंट डॉक्टर सुनीता राठौर, इन दोनों का वेलकम करूंगी और धन्यवाद दूंगी कि बच्चों को उन्होंने बहुत अच्छे से इसमें कोप अप किया, बच्चों को समझाया और चीजें बच्चे कर रहे हैं। आज करीब इस समय उस कॉलेज से 162 बच्चे हैं और ऑल ओवर इंडिया से करीब 400 बच्चे हैं जो इंटर्नशिप ज्वाइन कर चुके हैं ऑनलाइन। उनके टाइम टू टाइम सेपरेट सेशंस हो रहे हैं, जिसमें हम लोग आपको पुनः बुलाएंगे अगर अनुमति होगी। मैं बुलाना चाहूंगी आदरणीय श्री गिरीश चंद शुक्ला जी को, सेक्रेटरी मैनेजर JNPG। I'll request Shashwati to unmute him so that he can speak, and bring him on the front screen, please. Meanwhile, to all my participants, not available है। Okay, so अभी लगता है गिरीश जी ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। कोई बात नहीं, हाँ। Meanwhile, सभी participants request है, यदि आपके कुछ भी questions हैं जो आप directly डॉक्टर सर से पूछना चाहते हैं, तो आप chatbot में without hesitations आपके questions डालिए। At the end of the session, we will be having dedicated Q&A session wherein we will put up your question to sir, and you will get answers to your question. So feel free to write down your questions and queries in the chatbot during the session, throughout the session. All right, so as Girish ji is not there, so should we just head back to Dr. Vikram sir, Induji? All right, so looks like she's on mute. So over to Vikram Singh sir ji. Namaskar. What a lovely name, Sri Ram Sharma, the name of Pujya Gurudev of Akhand Jyoti and Manav Kalyan Samiti, and the word Pragya, the word Pranav. You are an embodiment of all that. Respected Dr. Indu Subhash ji, my elder brother, though not present, but they have a saying in the police, you are always present. Physically, he may not be here, but his positivity, he's with us. And to respected Mr. V.N. Mishra sir, Girish sir, participants from interns from City Law College, JNPG Law Department, Mother Teresa Law College, City Academy, Baba Bhimrao Law College, Lucknow University, BBAU, CMS, DU,
SNDT Women's University, Mumbai, and you are most welcome. I had the choice of preparing long and tedious notes on the legal provisions and also on the important case laws on the subject. But your law interns, of course, I will go into that, but that will be just the introductory part. वो केवल एक प्रारंभिक संबोधन होगा जिसमें कानून के संबंधित आपको बताएंगे, लेकिन मैं जीवन की पुस्तक से आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरी आयु पर आने पे मैं जो वक्तव्य दे रहा हूं, लॉ स्टूडेंट्स गौर से सुनिए, उसको डाइंग डिक्लेरेशन भी कह सकते हैं। मेरी उम्र 70 साल से ऊपर है। जो मैं कह रहा हूं, मुझे बाप से किसी से कुछ प्राप्त नहीं करना है। जो लॉ की फिलॉसफी है, मरने वाला झूठ नहीं भूलता है। तो जो मैं कहूंगा वो अपने हृदय से, अपने अनुभव से कहूंगा, और जो जीवन की पुस्तक है उससे कहूंगा। पहले कानूनी प्राविधान के ऊपर आ जाए। कानूनी प्राविधान उन सीनियर सिटीजन्स के लिए बने हैं जो 60 वर्ष से ऊपर हैं। उनकी जनसंख्या 2 करोड़ थी 1951 में, 8% हो गए 2001 में 7.2 करोड़, और 2025 में यह संख्या 18% हो जाएगी। ये तो रहे आंकड़े। जो व्यवस्था की जाती है वो की जाती है उनकी आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, साइकोसोमेटिक जो व्यवस्थाएं होती हैं उनकी सुख सुविधा के लिए की जाती है। इंदु जी का बहुत व्यापक अनुभव है इस दिशा में। डीजीपी मुख्यालय से जुड़ी हुई हैं, पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के संगठन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने देखा होगा कि जो मानव त्रासदी है, मैं कानून के बारे में अगर डालूं तो धारा 125 सीआरपीसी, यूनाइटेड नेशंस ने भी 1971 में जनरल असेंबली में इसके बारे में चर्चा की और सेक्रेटरी जनरल से कहा था इसके बारे में रूपरेखा तैयार करें। 1978 में इसमें कॉन्फ्रेंस हुई और 1982 में वियना में इसके ऊपर एक अंतरराष्ट्रीय एक गोष्ठी भी हुई। 1992 में जनरल असेंबली ने यह निर्णय लिया कि 1999 पे अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल ईयर ऑफ द एल्डरली, और 1 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष वरिष्ठ नागरिकों का दिवस मनाया जाएगा। दिसंबर 1991 में 18 बिंदुओं के ऊपर संयुक्त राष्ट्र ने एक रोड मैप तैयार किया। लेकिन अगर हम पर्सनल लॉस के ऊपर आए तो हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी सभी के पर्सनल लॉस में इसका समावेश है कि वरिष्ठ नागरिकों के संबंध में क्या कार्रवाई कानून के अंतर्गत की जा सकती है। 2007 में मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 ये पारित हुआ। कानून तो बहुत है, लेकिन ये सामाजिक कानून, अगर हम आ जाते हैं अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, दहेज उन्मूलन अधिनियम, तो कानून की तो कमी नहीं है। पहले अपने हृदय के अंदर निर्णय कर ले कि हमें इसका अनुपालन करना है। कानून बना देने से हमारे हृदय परिवर्तन नहीं होता है। श्रीराम शर्मा जी ऑस्ट्रेलिया में हैं, जवाब न दें, वो बताएंगे दहेज वहां समाप्त हो गया है हमारी कम्युनिटी में। नहीं हुआ है। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में क्या हमने अस्पृश्यता हटा दी है? नहीं हटाई है। क्या हमने मद्य निषेध प्रोहिबिशन पॉलिसी, ये राजकीय कर्मचारी कार्य के दौरान अन्यथा अन्यत्र शराब नहीं पिएंगे, हम मान लेते हैं? नहीं मानते हैं। तो सबसे पहले ये निर्णय अपने अंतर्मन में कर ले कि ये औचित्यपूर्ण क्या है। ट्रिब्यूनल है, ये जो कानून है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007, और प्रत्येक जनपद में एक वृद्धाश्रम होगा। ये सब चीज अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन अगर हृदय में स्थान नहीं है तो एक नहीं गली गली वृद्धाश्रम खोल ले। हृदय में अगर जगह नहीं है तो अप्रासंगिक हो जाता है। बुजुर्ग आपका समय चाहते हैं, टकटकी लगा के देखते हैं दरवाजे पे कि कब बेटा आएगा, कब बच्चे आएंगे, एक बार प्यार से बात कर, लेकिन वो समय नहीं है। वो समय नहीं। तो पहले हृदय में अपने देख ले, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुर्देवो भव। हमने बातें बड़ी अच्छी की हैं, जिसको कहते हैं ना लॉफ्टी आइडियल्स बट लोली कॉन्डक्ट। लॉफ्टी आइडियल्स बट लोली कॉन्डक्ट। हमारे यहां कोई परिकल्पना थी नहीं वृद्धाश्रम की।
हमारे कहते हैं कि माता पिता के चरणों में स्वर्ग रहता है। माता पिता अपने को संतान धन्य समझता था कि माता पिता की सेवा का अवसर मिला है। वो अपने को अभागे समझते थे जिनको माता पिता के सेवा का अवसर नहीं मिला है। तो हमारे यहाँ एक शेर हमारे पुलिस अधिकारी ने लिखा है अपनी वेदना में, छा गई जहनों में चर्बी मगरबी तहजीब की, छा गई जहनों में चर्बी मगरबी तहजीब की। मगरबी मीन वेस्टर्न। वेस्टर्न सिविलाइजेशन का जो इम्पैक्ट है, द इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न civilization has been such that it has put absolute lard in front of our eyes. छा गई जहनों में चर्बी मगरबी तहजीब की, यूज एंड थ्रो की लिस्ट में मां बाप भी शामिल हैं सब। ये उस अधिकारी की पीड़ा है जो उन्होंने व्यक्त किया। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो औचित्यपूर्ण नहीं है, लेकिन ये उनकी पीड़ा थी। बहरहाल माता पिता कोई भी है, आप सब माता पिता जो है वो समझते हैं कि इस अपेक्षा से कोई बच्चों का पालन नहीं करता है कि वो बुढ़ापे में कोई काम आए, बल्कि ये कहते हैं कि बड़े हो जाना, हेलीकॉप्टर खरीद लेना और हमें मत बैठाना। लेकिन हमें तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाना है, तुम्हारी शिक्षा दीक्षा करनी है, तुम्हारे लिए वो सब करना है जो कि एक तपस्वी को अपने बेटे बेटी को देवी देवता बनाने के लिए करना होता है। अपेक्षा कुछ नहीं होती है। कानून का समावेश और संयुक्त राष्ट्र और डे ऑफ द एल्डरली, ईयर ऑफ द एल्डरली, इसके बारे में तो मैंने आपको अवगत करा दिया। व्यक्तिगत जीवन में भी मैं आपको बता दूं कि मैं एक सूत्र दे रहा हूं, डाइंग डिक्लेरेशन का सूत्र नंबर 1। जिन जिन लोगों ने अपने माता पिता की सेवा की उनको मैंने जीवन में हारते हुए नहीं देखा। इसके विलोम में आए, जिन लोगों ने अपने माता पिता को पीड़ित किया उनको मैंने कभी सुखी नहीं देखा। जीवन के 3 खंड हम डाल दें, 20-25 वर्ष आपने स्वाध्याय किया, 25 से 50-55 वर्ष तक आपने कैरियर में संघर्ष किया, और 60 वर्ष के आने के बाद आप बैक टू स्क्वायर वन, जो रीसेट बटन जीवन का होता है, वो आ जाता है। आपके बच्चों का वीडियोग्राफी होती है, आपने माता पिता बुजुर्गों के साथ क्या व्यवहार किया है। और ये मान के चलिए, जो आप बोएंगे वही फसल आप काटेंगे। अगर औरंगजेब की तरह माँ बाप को रोशनाई पिलाई है तो आपके संतान ने भी रोशनाई की शीशियां रखनी है पिलाने के लिए, क्योंकि बुढ़ापे में आपके लिए भी वही रोशनाई आएगी। माता पिता के लिए सेवा की है तो आगे आपके लिए तमाम दरवाजे खुल जाएंगे। मैं कितने उदाहरण आपको दे सकता हूं जीवन के कि जो कामयाबी की शिखर पे पहुंचे हैं वो माता पिता के आशीर्वाद से पहुंचे, माता पिता के आशीर्वाद से धन्य हुए हैं। बुजुर्गों के, हमारे यहां बुजुर्गों का एक विशेष महात्मा है, चाहे इस्लाम धर्म हो, हिंदू धर्म हो। हमारे यहां वयोवृद्ध, हमारे कहते हैं वयोवृद्ध, जब कभी कोई सम्मेलन होता है तो कहा जाता है वयोवृद्ध आचार्य जी। वयोवृद्ध एक अलंकरण होता है, वयोवृद्ध होना अलंकरण क्यों होता है कि जीवन का अनुभव। ये हमारे ऊपर है कि हम अपने बच्चों को संस्कार डालने के लिए क्या अपने माता पिता को अपने साथ रख करके उनकी शिक्षा दीक्षा में उनको परियों की कहानी, महाभारत रामायण की कहानियां हम सुना सकते हैं, या केवल बचपन नाना नानी दादा दादी के अभाव में सुपरमैन और बैटमैन की ही कहानियां सुन के हमारे बच्चे पले बढ़ेंगे। हमारे बच्चे केवल फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम के ही खुराक पे पलेंगे बढ़ेंगे। मैं किसी की निंदा आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है उन बच्चों की परवरिश में जो दादा दादी नाना नानी की गोद में पढ़े बढ़े हैं, जिनके संस्कार। श्री राम शर्मा जी आपको बताएंगे कि अमेरिका में एनआरआईज जो साधन संपन्न है, उन्होंने एक पैनल बनाया है कि जो बुजुर्ग दादा दादी नाना नानी भारत में हैं उनको हवाई जहाज से अमेरिका ले आए, और जो काम वो ना कर पाए वो अपने बच्चों और अपने नाती पोतुओं को कराएं कि दादा दादी की कहानी, रामायण महाभारत भगवत गीता के संस्कार उनके बच्चों को दें।
घर में अथाह सागर आनंद का स्रोत है और हम बाजार ला के जा रहे हैं एक चुल्लू पानी ढूंढने के लिए। माता पिता तो बेकरारी से, घर के बुजुर्ग बेकरारी से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उनको मौका दें कि आपके बच्चों के साथ 2 पल बिता लें। लेकिन मैं इसको क्या कहूं, अहोभाग्य कहूं, दुर्भाग्य कहूं, जिस घर में पला बढ़ा, जब IAS IPS हुआ, MBBS MD हुआ, तो घर से जब माता पिता आते हैं तो हम कहते हैं ये हमारे नौकर हैं, गांव की खेती का हिसाब लेके आए। ये गांव की खेती का हिसाब लेके आते हैं और हम ये कहते हैं कि ये इनके कपड़ों से दुर्गंध आती है। तब दुर्गंध नहीं आती थी जब रात को हम उनके कपड़ों पे हम मल विसर्जन कर देते थे। तब दुर्गंध नहीं आती थी कि जब हम उनकी गोद में बैठ करके वमन करते थे, तब दुर्गंध नहीं आती थी। आप आत्मचिंतन करें, आत्ममंथन करें, आपके देवत्व होने में और दैत्य होने में एक छोटी सी लेख। श्री राम शर्मा जी ने तमाम अलंकरण गिना दिए, मेरे एक अलंकरण उन्होंने नहीं गिनाया। मुझे सारे अलंकरण जो अक्सर अधिकारियों को जीवन में एक बार नहीं मिलते हैं, मुझे 8 बार मिले। तो मैं कह दूं मैं बड़ा शूरवीर हूं, ऐसा नहीं है। एक पदक मुझे नहीं मिला है, वो है मरणोपरांत वीर पदक, जबकि गोली 3 बार लगी है। और क्यों नहीं मिला मुझे मरणोपरांत वीर पदक, ये तो प्रभु की इच्छा, कितनी सांसें जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। लेकिन मैंने माता पिता की बहुत सेवा की। माता पिता मुझे श्रवण कुमार कहते थे। मैं अपनी कक्षा में भी कभी फर्स्ट नहीं आया। IAS के इम्तिहान में रात रात भर पिताजी के पैर दबाता था। पिताजी कहते थे मुझे जहर दे दो कि मैं तुमको पढ़ने नहीं दे रहा हूं। परीक्षा आई तो जो विद्यार्थी क्लास में कभी फर्स्ट नहीं आया, वो इंडिया में फर्स्ट आया। कौन सा ऐसा अलंकरण है जो नहीं मिला 2-2 बार? तो मैं कोई बहुत काबिल नहीं हूं, ऐसी प्रतिभा मेरे अंदर न थी, न है, न रहेगी। ये माता पिता का आशीर्वाद है कि मौत के मुंह से निकाल के ले आए। माता पिता का आशीर्वाद है कि जो सबसे अच्छी पोस्टिंग्स हो सकती है इंदू जी भारत में, वो सब मुझे मिली। जबकि मैं जानता नहीं नेता का घर कैसा होता है, नेता के यहाँ जाते कैसे हैं, क्या होता है नेता। लेकिन वो जो अदृश्य शक्तियां हैं माता पिता की, उन्होंने मेरी रक्षा की। उन्होंने मुझे IPS में टॉप कराया, मुझे मौत के मुंह से निकाला। और आज मैं आपके सामने अगर बैठा हूं तो इसीलिए बैठा हूं इंदू जी, ये जीवन का निचोड़। और आज मैं आया हूं अपने बच्चों को यही बताने के लिए कि तमाम आमोद प्रमोद के रास्ते छोड़ करके आप इस वेबिनार में आए हैं। अगर मैं कुछ आपको दे सका तो मैं धन्य हो जाऊंगा। लेकिन जैसा कि विदुर ने दुर्योधन से कहा था, अरे मूर्ख यमराज को दावत मत दे, अरे मूर्ख यमराज को दावत मत दे। क्योंकि जो हम अपमानजनक बातें अपने बुजुर्गों के साथ करते हैं, किसी भी बुजुर्ग, माता पिता तक करते हैं, वो तो अक्षम है ही है। किसी भी बुजुर्ग के प्रति उपहास, लाफ्टर चैनल में बुजुर्गों के प्रति अनादर, हल्की फुल्की असंयत टिप्पणी करना, ये मान के चलिए ये हमारे विनाश का रास्ता तैयार। हम एक एक ईंट करके अपने विनाश की, अपनी बर्बादी के, और सिर्फ अपनी ही नहीं, अपने संतान की बर्बादी का उपकरण तैयार कर रहे हैं। ऐसा कौन है जिसे प्रभु ने अगर जीवन दिया है, जो बुजुर्ग नहीं होगा, जिसको सुनने में कष्ट नहीं होगा, जिसको बोलने में कष्ट नहीं होगा, जो अपने कपड़े मैले नहीं करेगा? ये उपहास की वजह है। ये कानून से नहीं सुधरने वाला है इंदू जी, राम कुमार शर्मा जी, ये कानून से नहीं सुधरेगा। ये हृदय में रखिएगा। पहले जिस दिन हृदय में स्थान हो जाएगा, हर चीज में मंगल ही मंगल, कल्याण ही कल्याण दिखेगा। बिल्कुल सर।
लेकिन कानून का अनुपालन, धारा 17 ट्रिब्यूनल कहता है कि हम एप्लीकेशन दें, ट्रिब्यूनल में हम जाए क्यों? ये कानून की जरूरत है। विनाश काले विपरीत बुद्धि एक फैशन स्टेटमेंट हो गया है, जो लाफ्टर चैनल्स, दुनिया भर के चैनल्स आगे। मेरी कोई निंदा किसी से नहीं है, मेरी कोई निंदा स्तुति किसी से नहीं है, लेकिन बुजुर्गों का उपहास बनाना, मैं इसको अवांछनीय, अनडिजायरेबल और अनुचित मानता हूं। बुजुर्गों की शारीरिक लाचारी के ऊपर मजाक बनाना, चुटकुले बनाना, मैं इसको हास्यास्पद मानता है। चाहे सिनेमा हो, चाहे लाफ्टर शोज हो, इस तरीके की भाव भंगिमा से मुझे सख्त एलर्जी। मैं तो ये भी कहूंगा, इसके ऊपर कानून जरूर बनना चाहिए कि जो युवा अवस्थी समझते हैं कि वो चिरायु है, वो जीवन में कभी वयोवृद्ध नहीं होंगे। इसके ऊपर कानून जरूर होना चाहिए कि किस प्रकार आप वयोवृद्ध लोगों के ऊपर उपहास का कारण बनाते हैं और उनके ऊपर आप चुटकुले बनाते हैं, उनको खराब लाइट में आप प्रस्तुत करते हैं। इसका कोई औचित्य नहीं। सबको बुजुर्ग होना है, सबको इस संसार को छोड़ के जाना है, और इसके लिए तैयार रहें। चिरायु न कोई हुआ है न कोई होगा। ययाति भी 17 जन्म लेने के बाद बूढ़ा हुआ और मरा। आप बच्चों, हमारे जीवन, आप उम्मीद है, आप इंद्रधनुष है समाज के, आप पे ही समाज टिका हुआ है। कानून की मैंने आपको तमाम व्याख्या कर दी। पुलिस थाने मौजूद है, लेकिन लानत है वो परिवार जिसको पुलिस में जाना पड़े, लानत है वो परिवार जिसको एफआईआर करना पड़े, लानत है वो परिवार जिसमें 125 सीआरपीसी या उसके करना होगा। बुजुर्ग क्या चाहते हैं? बहुत ही छोटा उनका रिक्वायरमेंट जीवन और आपसे है। वो सिर्फ आपको देने के लिए संसार में आए थे। थोड़ा समय दे दे, थोड़ा समय दे दे, कोई बहुत ज्यादा उसमें पैसा नहीं लगता है। मुस्कुराहट दे दे, अपमानजनक बातें न कर दे। राम कुमार शर्मा जी, इंदू जी, मैंने वो भी देखा कि माँ बाप को जंजीर से बांध देते हैं। जी बिल्कुल सर। मैंने ये भी देखा है कि उनको खाना नहीं देते हैं, घर के सारे काम कराते हैं। ये कौन सी परवरिश हुई? हमारी परवरिश में जरूर कोई कमी रह गई होगी जो इस प्रकार के अकृत्य हो रहे हैं। क्षमा कीजिएगा, पुलिस अधिकारी रहा हूं, ये सब चीज मैंने पढ़ी नहीं है, ये सब चीजें मैंने देखी हैं। आप काफी भाव विभोर हो रहे हैं, और ये देख के मैं खुद और मेरा विश्वास है हम सभी इस विषय की गंभीरता को समझने का प्रयास कर रहे हैं आपके तजुर्बे के माध्यम से। और ये तो बहुत बहुत ही बड़ा सत्य है कि ये साइकिल है। आज हम जो युवा हैं, कल हम भी बूढ़े होंगे, और जैसा व्यवहार हम अपने माता पिता के साथ करेंगे, वैसा ही व्यवहार फिर हमारे बच्चे भी हमसे सीखेंगे, और वो भी फिर वही दोहराएंगे। और शायद तब हमें जाके एहसास होगा कि हमने गलत किया अपने माता पिता के साथ, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि हम उस गलती को सुधार नहीं पाएंगे। तो सर, बात ये कहना चाहूंगी कि हम जब शैक्षिक संस्थानों में जाते हैं तो हम उनसे कोई पैसे का फॉर्म नहीं भरवाते कभी भी। हम उनसे केवल एक ही शपथ लेते हैं सर, कि वो अपना समय और आदर बुजुर्गों को दें। और एक 14 सेकंड की शपथ है जो मैंने करीब 10-15 साल पहले बनाई थी सर, उसको हम शैक्षिक संस्थानों में खुद जाके कराते हैं जी। और कोशिश करते हैं कि वो जिंदगी, वो दुनिया उनको दिखा सकें जो हमने बचपन में जी थी। उनको वो जिंदगी जीने का, वो दुनिया देखने का पूरा अधिकार है। बिल्कुल सही। तो शपथ कब आप रिपीट करवाएंगे हम लोगों को? बिल्कुल, अभी हम करेंगे, अभी करेंगे सर। जी, बहुत अच्छा। तो मेरा बच्चों को एक आह्वान होगा, धन्य होना चाहते हैं, जीवन में कामयाबी चाहते हैं, माता पिता के अवसर से बर्बाद न करें, क्योंकि जिनके माता पिता है उनसे ज्यादा खुशकिस्मत कोई हो नहीं सकता है। जिनको माता पिता का सेवा का अवसर मिला है, बुजुर्गों को सेवा का अवसर मिला है, उनसे ज्यादा खुशकिस्मत कोई हो नहीं सकता है। ये वही चीज आती है कि आपके पास खजाने की चाबी मिल गई और आपने खजाने की चाबी को कुएं में फेंक दिया। विकल्प 1। विकल्प 2 की चाबी लेकर के, परमात्मा का प्रसाद लेकर के, माता पिता के प्रसाद के रूप में लेकर के उसके ऊपर आपने अपने कुल और वंश को धन्य कर दिया। विकल्प नंबर 2।
मैं ये उम्मीद करता हूं कानूनी प्राविधान पे तो हम डिस्कस करें तो कम से कम 6 दिन लगेंगे। सिर्फ सेक्शन 125 सीआरपीसी केस लॉज मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 पे, उसके लिए तो लॉ के ट्यूटोरियल्स है। लेकिन लॉ के बारे में मैंने पहले भी जैसे निवेदन किया था, लॉ तो हम 4 और बना दें, लेकिन अगर दिल में जगह नहीं है बुजुर्गों के लिए तो लॉज और कानून अप्रासंगिक, इररिलेवेंट हो जाते हैं। इसलिए इंदु जी, मेरा ये आग्रह होगा कि ये शपथ जरूर लें और मैं शुभस्त शीघ्रस्य शपथ ले लें, और उसके बाद अगर श्री राम शर्मा जी की अनुमति होगी तो उसके बाद हम लोग फिर क्वेश्चन एंड आंसर्स पे आ जाएंगे। सर, मैं बिल्कुल। आयुषी को बुलाना चाहूंगी। आयुषी अवस्थी हमारी यंगेस्ट वॉलेंटियर है अरे वाह, और वो इस प्लस को कराएंगी। वो 6 साल की अवस्था से हमारी संस्था से जुड़ी हुई है। आयुषी, वेलकम टू दिस सेशन। नमस्कार। मैं ईश्वर के समक्ष यह प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं सदैव समाज के वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान तथा प्रतिष्ठा के लिए सजग एवं तत्पर रहूंगी तथा मैं स्वयं न कभी उनका अपमान करूंगी और न होने दूंगी। मैं सदैव गोल्डन एज का सम्मान करूंगी। सर, बहुत सुंदर। थैंक यू आयुषी। हमने बच्चों के बीच में वृद्धावस्था को गोल्डन एज के रूप में नाम दिया है। कोई सहायता की उनको जरूरत नहीं है, उनको ऐसे नहीं करना है, उनको ऐसे करना है। ये बच्चों के सामने हमने विजुलाइज कराया है, क्योंकि उनको आपकी ऐसे करने की जरूरत ही नहीं है, आपको उनकी जरूरत है। बिल्कुल, यू आर नीडिंग हेल्पिंग फ्रॉम सीनियर सिटीजन। एग्जैक्टली। और जैसा कि डॉक्टर सर ने कहा, मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण यहाँ वेस्टर्न वर्ल्ड से शेयर करता हूँ। ऑस्ट्रेलिया में मैं एक कल्चर यहाँ देख रहा हूँ कि जनरली जो पेरेंट्स होते हैं, कपल्स होते हैं, वो युवा अवस्था में अच्छा पैसा बनाते हैं, घर बनाते हैं, और 2 घर बनाते हैं, 3 घर बनाते हैं, और जब बच्चा 14 से 18 साल के बीच में आता है, तब उस दौरान उसे अपनी लाइफ सेपरेटली स्टार्ट करनी होती है, उसको घर से निकाल दिया जाता है। और पेरेंट्स जो होते हैं, अनलाइक इन आवर इंडियन कल्चर, अपनी संपत्ति में से कुछ भी हिस्सा वो अपने बच्चों के लिए नहीं रख के जाते हैं। वो सारा की सारा पैसा अपनी प्रॉपर्टीज, अपने मकान, अपने शेयर्स बेचकर या तो वर्ल्ड टूर पे जाते हैं या वो क्रूज ट्रिप पे जाते हैं और अपनी रिटायरमेंट को बहुत अच्छे से प्लान करते हैं। तो वेस्टर्न कल्चर कुछ इस प्रकार से है, जहाँ पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों के लिए शायद इतना नहीं करते हैं जितना कि हमारे भारत में जो हमारी संस्कृति है। कि जैसे मैं अपने माता का ही उदाहरण दूं, तो वो आज भी यदि उनको कुछ गिफ्ट्स आते हैं, उनकी कुछ इनकम आती है, उनकी कुछ पेंशन आती है, तो वो आज भी उसको एफडी बना के रखेगी और ये सोचेगी कि मुझे राम के लिए ये लेना है, मुझे अपनी बेटी के लिए लेना है। वो खुद के ऊपर कभी भी खर्च नहीं करती आज भी, जबकि दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं और उनके आशीर्वाद से हम काफी ठीक कर रहे हैं। ये कल्चर का इतना समुद्र समान फर्क है कि जहां माता पिता भारतवर्ष में पूरा जीवन खपा देते हैं, पहले अपने बच्चों को बड़ा करने में, फिर उनकी पढ़ाई में, फिर उनकी शादी में, फिर उनके बच्चों के लिए और उनके बच्चों की शादी और एजुकेशन के लिए वो अपना जीवन पूरा ही खपा देते हैं। और आजकल हम क्या देख रहे हैं भारत में, सर ने कुछ एग्जाम्पल शेयर करें। हमारी संस्था के पास प्रतिदिन कई सारे ऐसे केसेस आते हैं कि माता पिता को अलग करके रख दिया है, छत पे अलग से कमरे में बंद करके रख दिया है, उनकी पेंशन आ रही है बट उनको उनकी ही पेंशन एक्सेस नहीं करने दी जा रही है, उनको प्रॉपर खाना नहीं दिया जा रहा है, या फिर खाना एक टाइम बना दिया जाता है, वही खाना उन्हें ठंडे खाने को ही दो दो बार या 3 बार में खाना पड़ता है। तो मैं हम जब ऐसे केसेस देखते हैं या हम उनमें जब इंटरफेयर करते हैं उसे सॉर्ट आउट करने की, तो हमें तो बहुत बहुत पीड़ा होती है कि क्या समय आ रहा है कि हम बात करते हैं बड़ी बड़ी कि हम बाहर जाएंगे, हम लोगों को चैरिटी करेंगे, डोनेट करेंगे, हम समाज को बड़ा करेंगे। जब हम हमारे घर से ही शुरुआत नहीं कर सकते हैं, हम उन पेरेंट्स के लिए नहीं कर सकते जिन्होंने इतना त्याग किया है हमारे लिए, सर्वस्व न्यौछावर किया है हमारे लिए, यदि हम उनके लिए ही कुछ नहीं कर सकते हैं, तो समाज के लिए, देश के लिए, सोसाइटी के लिए तो आपसे कुछ उम्मीद की ही नहीं जा सकती। तो शुरुआत घर से ही होनी चाहिए। और सर ने बहुत ही गंभीर विषय छेड़ा और
मुझे अच्छा भी लगा कि आपसे सुनने पे शायद हम लोगों पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस आएगा और हम अपने आप को सही ट्रैक पर रख पाएंगे। तो ये शपथ हम सर हर सेशन में लेते हैं, हर स्कूल कॉलेज जहाँ जहाँ भी हम जाते हैं। हमारा प्रयास यही होता है इंदु दीदी के माध्यम से कि सब बच्चों को एक सेंसिटिविटी आए इस चीज को लेके कि कल वे भी बड़े होंगे, कल उनके भी बच्चे होंगे और उन्हें भी ये सारे चैलेंजेस फेस करने होंगे। तो क्यों ना हम एक सामंजस्य बिठा के चलें, क्यों ना हम अपने समय, अपनी एनर्जी, अपनी अपनी एक्टिविटीज को सबके साथ शेयर करें। ऐसा ना हो कि हम शादी कर लें तो हम अपने पार्टनर में बिजी हो जाएं, या बच्चे आ जाएं तो हमसे बच्चों में बिजी हो जाएं, और हम जो हमारे बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं, हमारे माता पिता हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, हम उन्हें इग्नोर करें। और यही आपका कैरेक्टर शो करता है, आप कैसे ट्रीट करते हैं अपने सराउंडिंग्स में, आपके जो भी वृद्धजन आपके इर्द गिर्द हैं। तो बहुत बहुत अच्छा लेसन सर से मिला। हमारे पास बहुत राम, सारे मैं कुछ क्वेश्चंस आ बोलना रहे हैं। चाहती हूँ। राम, हाँ 2 जी। मिनट। चूंकि मैं अनम्यूट नहीं हो पा रही थी, मैं सर को ओके। बताना चाहूंगी कि सर 2014 में हमने जब बुजुर्गों की इस तरह की समस्याएं मेरे पर्सनल फोन पे देखी, तो मैंने 2 साल के लिए सर कामवाली को हटाया, उस पैसे को इकट्ठा किया, 1090 से कांटेक्ट किया कि ये चलती कैसे है, कैसे इस पे काम होता है। तो वहाँ के कुछ एक अधिकारी मुझे पर्सनली जानते थे, वो एज ए ब्रदर आए, बोले कि आप कहाँ खोलना चाहती हैं? मैंने कहा घर में ही, क्योंकि मुझे घर का भी काम करना होता है, मेरा बेटा पढ़ रहा है, मैं आई कांट लीव माय होम, और इतना पैसा भी नहीं हम इसी बिल्डिंग में डालेंगे। तो उन्होंने कहा कि 3-4 लाख लगेगा। मैंने कहा नहीं, आई एम अनेबल टू डू दिस थिंग। तो सर हमने वो पैसा इकट्ठा किया। उसके बाद हमने बीएसएनएल से एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर खरीदा। मेरी जिद थी कि उस नंबर के लास्ट में 60 हो, तो चंडीगढ़ से बीएसएनएल ने इस नंबर को मंगाया, और ये 1800-180-0060 ये चल रहा है सर 2016 से लगातार। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, नमन करती हूँ अपने ससुर जी को, अपने देवर दौरानी को और अपने पति को, जिनके सहयोग से ये आज तक रुका नहीं है सर। और मुझे उम्मीद है कि ये अनवरत चलता रहेगा जब तक मैं हूँ तब तक। उसके बाद हमारी जनरेशन इसको चलाती रहेंगी, क्योंकि इस नंबर के पैसे जब वो बात करते हैं बुजुर्ग, हमारे मोबाइल से कटते हैं, उनकी समस्या न केवल सुनी जाती है, लास्ट मोमेंट तक निस्तारित की जाती है, चाहे उसमें हमें 1 महीना लगे। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि दोनों एजेस को ना तो पुलिस पे जाने दूं, ना ही कोर्ट जाने दूं। सर ये गुरुओं का आशीर्वाद है और इसी मार्ग पर निरंतर चल रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम इस मुहिम को बहुत आगे लेके जाएंगे, और हमारा ये प्रयास सतत रहेगा कि जहाँ पे भी इनसेंसिटिविटी है अपने माता पिता और वृद्धजनों को लेके, हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम इसे ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड कर पाए। सो हेल्पलाइन को भी हम कंटिन्यू करेंगे और इस मुहिम को भी हम कंटिन्यू मेरा करेंगे। एक थैंक निवेदन होगा शर्मा यू जी। 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 इंदु जी, मैं तो धन्य हुआ इंदु जी के भगीरथ प्रयास को सुन करके। वास्तव में समाज में ऐसी देवियों की आवश्यकता है, ऐसे कर्म योगिनी और योगियों की आवश्यकता है, और आपने जो कार्य किया बहुत ही उत्कृष्ट कार्य है। और ये मान के चलिए, आप जो भी सत प्रयास करेंगे कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। निरंतर चाहे धन हो, संसाधन हो, वो तो आपके मील के पत्थर है, जैसे चलते जाइएगा आपको धन संसाधन सब उपलब्ध होता रहेगा। ये कभी आपको कभी कठिनाई होगी ही नहीं। आपकी देखा देखी सरकार ने भी, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 2 हेल्पलाइंस बनाई हैं, 14567 जो बुजुर्गों के लिए है, और 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, अगर इस पे कार्रवाई ना हो तो मैं समझता हूं कि आपकी देखा देखी, क्योंकि आप तो पायनियर हैं, आपने जिस चीज का शुभारंभ किया उसको देख करके उनको भी बधाई और शुभकामनाएं और आभार कि उन्होंने आपकी देखा देखी देर से ही सही लेकिन शुरू तो किया। इसके लिए सरकार को भी आभार, उत्तर प्रदेश के, कि आपके अनुकरणीय प्रयास के बाद, और ये उत्तर प्रदेश की ही जरूरत नहीं, मैं समझता हूं पूरे देश में आपकी हेल्पलाइन की तरह जगह जगह पर इसकी व्यवस्था को होना ही चाहिए। सर दोनों हेल्पलाइन से मैं जुड़ी हुई हूँ सलाहकार के रूप में। जी। वहां जो वो लोग केस सॉल्व नहीं कर पाते हैं, मुझे तुरंत कॉल करते हैं। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अपने छोटे छोटे हाथों से, कदमों से उस काम को कर डालूं। दोनों ही हेल्पलाइन से जुड़ी हुई हूँ सर।
तो इंदु दीदी हमारी यूपी हेल्पलाइन से भी जुड़ी हुई हैं, और जो कॉम्प्लेक्स केसेस आते हैं, चाहे वो आर्मी से हो, इंडियन एयरफोर्स से हो, या उत्तर प्रदेश सरकार की हेल्पलाइन से आ रहे हो, उसको भी इंदु दीदी और टीम सॉल्व करने के लिए पूरा एफर्ट लगाती हैं। इंदु दीदी का एफर्ट हम सब देखते हैं, जानते हैं, मगर उससे भी बहुत अच्छी बात जो मुझे उनकी लगती है कि वो बहुत ही प्यारी हैं। वो सबको निस्वार्थ भाव से बहुत प्रेम बांटती हैं, और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैंने इस उम्र में एक बड़ी बहन को प्राप्त किया है, और मेरा प्रयास पूरा रहेगा कि मैं अपनी बड़ी बहन का जीवन भर साथ दूं उनके इस शुभ कार्य के लिए। और उन्होंने हमें बहुत प्रेरित किया है, और कोशिश यही रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ में इस मुहिम में जुड़े। और अब हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। बहुत सारे प्रश्न हमारे पास में अच्छे अच्छे आ रहे हैं। डॉक्टर विक्रम सर, आपसे आपकी इजाजत लेके आपके समक्ष कुछ प्रश्न रखना है। कुछ बहुत ही टफ क्वेश्चंस भी आने वाले हैं, और आपके लिए तो कुछ टफ नहीं होगा, बट शायद कुछ गंभीर सवाल होंगे, और हम चाहेंगे कि आप बड़ी बेबाकी से, बड़ी निष्पक्षता से और बिना किसी झिझक के उन सवालों का जवाब दें, चाहे वो सरकार को लेकर हो, या कानून को लेकर हो, या पॉलिसिंग को लेकर हो। जरूर। हाल ही में CNN ने एक इन्वेस्टिगेशन किया, एक सर्वे किया, करीब 2 लाख पुलिस ऑफिसर्स की इन्वेस्टिगेशन करी, और इस सर्वे को करने वाली संस्था का नाम है TII, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया। तो CNN ने इनके साथ मिलकर एक सर्वे किया, और बहुत ही दुख के साथ मैं स्टैटिस्टिक्स शेयर कर रहा हूं कि लगभग 51% पुलिस ऑफिसर करप्शन में पाए गए हैं 2018-19 के पीरियड में। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये TII की रिपोर्ट कह रही है। आप पुलिसिंग में बहुत करीब से काम कर चुके हैं, आप आज भी बहुत इंटरेक्ट करते हैं, और उत्तर प्रदेश एक बहुत ही बड़ा राज्य है जहाँ पे पुलिसिंग सिस्टम इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज। तो आपके समक्ष कुछ बहुत अच्छे सवाल हम आपके आगे रख रहे हैं। आपने कहा, जैसे मुझसे आपने पूछा था कि डाउरी क्या यहाँ खत्म हो गया है। डाउरी को लेके बहुत सारी एक स्टीरियोटाइप अंडरस्टैंडिंग भी समाज में बिठा दी गई है, बट हम उस पर भी चर्चा करेंगे। उसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन आया है कि why female using to lodge false cases on elder parents in every case when they simply want to separate from their husband, and they do this because they know the more they harass the senior citizens, the parents, the more alimony they can extort from the husband. इस पे सर आपके व्यू पॉइंट्स जानने चाहेंगे हम लोग। आपके सवाल के 3 भाग हैं, मैं तीनों भागों का जवाब एक के बाद एक सिलसिलेवार। करप्शन, आई थिंक CNN सर्वे इज वेरी मैग्नानिमस because they have rated corruption at 55%. It is even more than that. It is immensely more than that. ये इससे 51% से कहीं ज्यादा भ्रष्टाचार का स्तर है, लेकिन ये एक चिंता का विषय है। 1902 में जब फ्रेजर कमीशन आया था, उसने भी कहा था कि प्रदेश में और देश में पुलिस में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है। 1902 और 2021 में आज अगर पुलिस के भ्रष्टाचार है और हम उसके बारे में कुछ नहीं कर पाए। 2006 में सुप्रीम कोर्ट में प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार में पुलिस सुधार आया था कि उनकी वर्किंग कंडीशंस, उनकी स्वायत्ता पे कार्रवाई करे, लेकिन हमारे यहाँ जो इंतजामिया है वो नहीं चाहती है कि पुलिस सुधरे। वो चाहते हैं कि पुलिस वैसी ही सामंती, क्रूर और जन विरोधी बनी रहे, क्योंकि उससे लोगों की स्वार्थ सिद्धि होती है। आपने कहा ना सवाल कड़े हैं, लेकिन मुझे किसी से कुछ प्राप्त नहीं करना है कि मैं सिर्फ मीठी मीठी बातें करूं। मैं वो बातें करूंगा जो सत्य है, चाहे कितनी ही कड़वी क्यों ना हो। और इसके लिए ये है, तमाम शासन प्रशासन राजनीतिक पार्टियां आई। मैंने लोगों से पूछा, ये बताइए आप सुधार क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश आप लागू क्यों नहीं करते हैं? उनका जिस दिन विक्रम सिंह जी, ये बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता, पुलिस सुधार लागू हो जाएंगे, फिर हमको राजनीति छोड़ के विक्रम सिंह जी कोई और पेशा ढूंढना पड़ेगा। ये लचर पचर पुलिस व्यवस्था ही हमारे राजनीति को आगे बढ़ाती है। अब हम आते हैं FIRs के ऊपर।
ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि बहू को या बेटे को अपने माता पिता के खिलाफ एफआईआर लिखानी पड़ती है। उससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि फर्जी एफआईआर लिखानी पड़ती है। तीसरी, जब फर्जी एफआईआर होंगी तो उस फर्जी एफआईआर को बढ़ाने में, विवेचना करने में एक पूरा इकोसिस्टम तैयार होता है, एक वातावरण तैयार होता है, और वो वातावरण तैयार होता है लेन देन और भ्रष्टाचार का। डॉक्टर इंदु जी से पूछिए किस प्रकार की खींचातानी थाने में, जिसको हम मीडिएशन बहुत ज्यादा सेंटर कहते सर। हैं, कितनी मीडिएशन नहीं, वो एक सौदा करने का एक तरीका बन गया है। पहले एफआईआर लिखाओ, और हमारे अभी कुछ ऐसे अवांछनीय लोग हैं जो जबरदस्ती एफआईआर कराते हैं। एफआईआर करवाने कहते हैं तुम 3 एफआईआर करा दो, एक दहेज की, एक मेंटल क्रूएल्टी की, एक मारपीट की, और तीनों में एक न एक तो कहीं ना कहीं हम सबूत निकाल के कर लेंगे। नहीं तो जैसा श्री राम शर्मा जी ने फरमाया, उसकी बुनियाद के ऊपर सेटलमेंट हम बढ़ा लेंगे, एलिमनी बढ़ा लेंगे। ये चीज ठीक है, लेकिन इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी एक बहुत बड़ी चीज है। सच्चाई में बड़ी ताकत है। एक कुशल ईमानदार इन्वेस्टिगेटर आ जाए, लेकिन कुशल हो, ईमानदार हो, इट इज आस्किंग फॉर द मून, शर्मा जी। लेकिन हर जगह अच्छे लोग, बुरे लोग भी हैं। कुशल इन्वेस्टिगेटर्स, अच्छे मीडिएटर्स इंदु जी की तरह मौजूद हैं, जो कि सच्चाई को सामने रख करके उसको परमिट करेंगे। लेकिन इसकी नौबत ही क्यों आए? इसकी नौबत ही क्यों आए? एफआईआर लिखाएं, या एफआईआर के बारे में जाकर के फिर हम ये मान के चलिए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है कि अपने मसाइल घर के अंदर ही हल कर लें, वरना पुलिस और वकील आपको चूस डालेगी। ये मेरे शब्द नहीं है, एक एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अपने मसाइल घर के अंदर खुद ही सब निपटा लें, जी वरना वकील और पुलिस वाले चूस डालेंगे आपको। जी बिल्कुल। तो ये सवाल पूछा गया था अमित कश्यप जी द्वारा। मैं आगे कुछ और प्रश्न ले लेता हूं चैटबॉट से, और जो लोग भी अपने प्रश्न देना चाहते हैं आप चैटबॉट में लिखते जाइए। मैं आपके नाम के साथ आपके प्रश्न डॉक्टर सर के सामने रखते जाता हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है रवि चौधरी जी की तरफ से। Why there is a need to open old age homes? Why the children are not taking responsibility to take care of their parents? उनको वृद्धाश्रम में क्यों छोड़ देते हैं? आदर्श इसके पीछे व्यवस्था, रूट कॉज क्या है? आदर्श व्यवस्था तो ये है कि हमारा सनातन धर्म, हमारी भारतीय संस्कृति, चाहे इस्लामिक हो, चाहे सनातन धर्मी हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे पारसी हो, एक घर, एक कुटुंब अपने में ही एक क्लब है। और वो ऐसा क्लब है जिसमें बहुत लोग आते हैं। हम लोग पहले क्लब्स वगैरह नहीं जाते, क्योंकि घर में ही कहीं दादा दादा की कहानियां चल रही हैं, कहीं पकवान की रेसिपी शेयर हो रही हैं, कहीं पर अनुष्ठान चल रहे हैं। लेकिन जब जीवन एकाकी हो गया है, ईच मैन फॉर हिमसेल्फ, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई। घर में कार्स कितनी है? 4। क्रेडिट कार्ड्स कितने हैं? 10। मकान कितने हैं? फ्लैट 4। रहने वाले कितने? 4। हम 2, हमारे 2, और उसमें किसी अन्य के लिए कोई स्थान नहीं है। माता पिता के लिए तो स्थान भी नहीं है, चलिए वो तो चलिए स्वीकार है, औरों के लिए भी स्थान नहीं है। इष्ट मित्र भी अगर आ जाए, आप देखिए पिछली बार हम लोग इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया से इतना एडिक्शन हो गया है कि किसी भी रेस्टोरेंट में, किसी भी घर में आप जाए, 6 लोग बैठे होंगे, सब अपने अपने सोशल मीडिया ही चेक करते होंगे। और ये छोड़ें, जो खोटा सिक्का होता है वो पेरेंट के लिए खोटा नहीं होता है, वो खोटा पति भी होता है, खोटा दोस्त भी होता है, खोटा मित्र भी होता है, उसकी हर चीज खोटी होती है। बिल्कुल। तो इसमें ही पहले देखने की जरूरत है कि रीवायरिंग ऑफ द माइंड, अपनी प्रायोरिटीज को सुधार लें, क्योंकि जो हम आज कर रहे हैं वो हम अपने लिए भविष्य के बीज बो रहे हैं। बिल्कुल। बोया पेड़ बबूल का, आम कहां से हो। ये अप्रासंगिक है, ओल्ड पीपल होम नहीं होने चाहिए, लेकिन जो समाज का कलुष आ गया है, तो एक चलिए एक बेटर, एक नहीं तो सही, एक ऑप्शन और एक विकल्प तो रहना ही चाहिए, वो विकल्प है ओल्ड पीपल्स होम। सर एडिशन मैं करना चाहूंगी इसमें। हमारी संस्था डे केयर सेंटर पर जो सीनियर सिटीजन के लिए है उस पर बहुत काम कर रही है। उसमें सीनियर सिटीजन अपने घर से 10 से 4 के बीच में बाहर रहते हैं, अपने ही दोस्तों के बीच में, अपने ही मोहल्ले में। वहां पर टीवी होता है जो हम लोग अरेंज कर लेते हैं, कहीं ना कहीं कोई पुराना मिल जाता है, हम नहीं दे दिया, मैगजीन, अखबार, सीजनल फ्रूट्स वो लोग खुद से कंट्रीब्यूट करके कर लेते हैं। सर कोई हारमोनियम सिखाने वाला या सुंदरकांड का पाठ या और भी कोई चीजें, मजलिसें हैं अगर मुस्लिम कम्युनिटी है। इससे क्या हो रहा है कि जनरेशन के बीच में जो टेंशन है, एक वर्क फ्रॉम होम, वर्क स्कूल फ्रॉम होम, इनको लेकर के वो चीजें, इनको इलिटरेसी दे करके जो यूथ ब्रिगेड कर रही है वो उनको व्हाट्सएप और उस पर ला रही है, जिससे कि वो अपने दोस्तों से जुड़ सकें, और वो एक जो एक लड़ाइयाँ होती हैं छोटी छोटी सी, खांसने के ऊपर, छींकने के ऊपर, वो खत्म हो जाए। तो डे केयर सेंटर सर हमारी संस्था के द्वारा जो ओपन किए गए हैं, करीब 6 किए गए हैं सर अभी, जहाँ पर बहुत अच्छी संख्या और बहुत एंजॉय करते हैं वो लोग।
ये एक अत्यंत अभिनव और बहुत ही उत्कृष्ट प्रयोग है और मैं समझता हूं कि यूनिवर्सल बेस्ट प्रैक्टिस पे इसका नाम आना चाहिए। यूनिवर्सल बेस्ट प्रैक्टिस पे एक पेपर प्रकाशित करके सार्वजनिक करें, पूरे विश्व में इसका अनुकरण और अनुसरण होना चाहिए, जिससे कि कम से कम आपने कहा जो क्रिटिकल पीरियड होता है वर्क फ्रॉम होम में, बर्तन गिर गया हाथ से, मैं रोज देखता हूं, सुनता हूं, लोग शिकायतें करते हैं, छोटी से छोटी चीज जो है इरिटेंट बन जाती है कि सब बर्तन गिर गया, किसी ने खांस दिया, किसी ने ज्यादा, अगर बुजुर्ग है, एस्थमा है और खांसने लगे, कहते आपने तो मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंस खराब कर दी। अरे वीडियो कॉन्फ्रेंस कैसे खराब हो जाएगी, उतनी देर के लिए म्यूट कर दीजिए। Where there is a will, there is a way। लेकिन आपने जो विकल्प बताया है ये यूनिवर्सल बेस्ट प्रैक्टिस है। बहुत बहुत साधुवाद आपको। थैंक यू सर। ऐसे कई सारे हमारे पास केसेस आते हैं सर, जैसे अभी स्क्रीन पे हम शेयर कर रहे हैं कि एक केस ऐसा आया कि सासू माँ जी ने दूसरी बार चाय मांगी तो फ्रिज को ही गिरा दिया। एक केस हमारे पास ये आया कि घर में काम बहुत ज्यादा था तो माँ को बुलाया गया और उन्हें नजर बंद करके रखा गया ताकि वो काम करती रहें, डोमेस्टिक वर्क। सर ये और दोनों काम हम नहीं किए हैं, ये वाले उनको रेस्क्यू करके गुड़गांव से लेके आए थे। इसमें संदीप मारवा जी हमारे वॉलंटियर और दिल्ली ब्रांच हेड है, उन्होंने पूरा प्रयास किया। सर ये जो बहू ने फ्रिज गिराया था, रात तक उसने वॉश बेसिन भी तोड़ दिया। फिर हमने काउंसलिंग करके धीमे धीमे ससुर जी को निकाल करके उनके गांव पहुंचाया और लड़की की काउंसलिंग करीब 3 महीने करी, जिससे कि वो आंसुओं में डूबे और अपने पिता की तरह अपने ससुर जी को समझे। और आज वो मेरी बेटी के रूप में है, जो फोन पर टाइम टू टाइम अच्छे अच्छे मैसेज देती कि आज मैंने ससुर जी के लिए ये बनाया। थैंक यू सो मच। ये प्रशंसनीय कार्य किया आपने और हृदय परिवर्तन करा। हृदय परिवर्तन ही सूत्र है इसका, कानून नहीं है। हृदय परिवर्तन करा दिया, वही कुंजी है इसमें कामयाबी की। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल सर, कुछ और प्रश्न हम चैटबॉट से लेते हैं। कुछ अच्छे कमेंट्स भी हैं कि आपने बहुत सही कहा, माता पिता की जिन्होंने सेवा करी है उनका आशीर्वाद यदि हमारे साथ है तो वो कभी जीवन में कमजोर नहीं पड़ते। एक क्वेश्चन राकेश शर्मा जी का है, व्हाट टू डू व्हेन वाइफ लॉज अ फॉल्स मोलेस्टेशन चार्जेस ऑन फादर इन लॉ एंड लॉज एफआईआर एंड merely on woman's statement, senior citizen father who served central government in Ministry of Home Affairs, and she has no evidence whatsoever, but just on her statement there is a FIR lodged against my father, and IO, despite all the evidences they have against the allegation, is not ready to remove his father's name. What to do? Very good. These questions extremely unfortunate and an administrative tragedy and a social tragedy. The fact of the matter is, if somebody were to lodge a complaint against me on molestation charges, the first thing we'll do, the IO should know what my personality is. Have I been accused of such charges earlier in my career, in my life, in my personal life? Do I have the reputation of being a lech and a lecherous person? Do I have a reputation of being an undesirable person in the company of ladies? If not, in the ripe old age, one does not become a turncoat and does not happen. Then what is the evidence? If the son himself is saying that the FIR is false, that unless there is incontrovertible evidence, CCTV footages, the maid servant or somebody else, this case does not have legs to stand on, a single testimony, and they can always be attributed to the father-in-law. And the daughter-in-law were not pulling on well for financial reasons, for personal reasons, and whatever reasons. And if you feel that the investigation is lopsided and one-sided, please have it re-investigated by a lady officer. And I think the truth shall prevail. My experience has been the lady investigators in such cases perhaps do better than their male counterparts. विक्रम सर, इस क्वेश्चन से मैं आपका एक चीज पे ध्यान खींचना चाहूंगा, और आप जितने अच्छे प्लेटफॉर्म्स पे बैठते हैं, यू कैन इन्फ्लुएंस अ लॉट, कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, चाहे हम एमपी की बात करें, यूपी की बात करें, दिल्ली की बात करें, और हमारे पास में मतलब कोई गणना ही नहीं है कि हमारे पास कितने केसेस हैं। स्टैटिस्टिक्स हम आपको यदि थोड़ी सी शेयर करें, लगभग 4.5 लाख सीनियर सिटीजन्स हर साल ऐसे ही फॉल्स केसेस में फंसाए जाते हैं बहुओं द्वारा। और यदि हम प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करें तो हमें पता लगेगा कि सबसे ज्यादा सीनियर सिटीजन्स
यदि सफर कर रहे हैं तो इन डाउरी और डोमेस्टिक वायलेंस और मेंटल क्रुएल्टी के फॉल्स केसेस और मोलेस्टेशन के फॉल्स केसेस के वजह से कर रहे हैं। अब समस्या ये है, और जो जनरली हमारे पास में इंफॉर्मेशन आती है, कि डिस्पाइट एविडेंसेस कोई भी आयोग जब भी एफआईआर लॉन्च करता है, चार्जशीट फाइल करता है, वो सिर्फ एक तरफा लड़की के बयान और जो लड़की के माता पिता है, भाई बहन है, उनके बयान, बस उन्हीं चीजों को वो चार्जशीट के साथ लगाते हैं। जो भी काउंटर एविडेंसेस होते हैं डिफेंस के साइड से, उसको कभी भी आयोग एंटरटेन ही नहीं करते हैं और वो लगाते भी नहीं है। और वहीं एक जज की भी जिम्मेवारी हमने देखी है कि जो जज होता है, रिपोर्ट जब पढ़ता है, वो काउंटर एविडेंसेस या काउंटर स्टेटमेंट्स क्यों नहीं चेक करते हैं। और इस वजह से हमारे आप जानते हैं यूपी में केसेस का कितना बर्डन है और कितना एवरेज एक्विटल रेट इन यूपी इज मोर देन 35 years। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? शर्मा जी बिल्कुल सही कि प्रॉब्लम आसान नहीं है, बहुत ही एक कॉम्प्लिकेशन है इसमें। लेकिन मैं ये कहूंगा कि मैं आपको एक मशवरा दे रहा हूं, एडवाइस दूंगा। अगर आप ये देख रहे हैं कि आईओ आपके पक्ष को समावेश विवेचना में नहीं कर रहा है, इज नॉट इनकॉर्पोरेटिंग इट इन द इन्वेस्टिगेशन, आप एफिडेविट दे करके इस पे रिक्वेस्ट करें इन राइटिंग कि शामिल तफ्तीश करें, प्लीज इनकॉर्पोरेट दिस इन द इन्वेस्टिगेशन। हो सकता करे, हो सकता ना करे। इसलिए बाय वे ऑफ अबंडेंट प्रिकॉशन इस एफिडेविट को कोर्ट में दें कि मैंने आईओ को दिया है अपना स्टेटमेंट और काउंटर एविडेंस। आप ये मान के चलिए जो भी आपकी डिफेंस है, आपका स्टेटमेंट है, ये मान के चलिए अगर आईओ लॉपसाइडेड है, एक तरफा है, दिमागी तौर पे डिसऑनेस्ट है, वो नहीं शामिल करेगा, तो आप उसको दे दीजिए, स्पीड पोस्ट कर दीजिए और कोर्ट में भी जमा कर दीजिए, कहिए कि इसको शामिल तफ्तीश करें। कर लेंगे तो आपका पक्ष आ जाएगा। नहीं करेंगे तो आप कह देंगे साहब ये दिन का तो पहले ही इन्होंने काला चश्मा लगा रखा है कि जो हम अपनी सफाई में कह रहे हैं उसको ये शामिल तफ्तीश नहीं कर रहे हैं, इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहे हैं, और इसमें कह दीजिए कि इसकी इन्वेस्टिगेशन किसी और से कराएं। डाउरी एक्ट में शर्मा जी सुप्रीम कोर्ट ने तो दिशा व्यवस्था दे दी है कि पहले इंक्वायरी बाद में रजिस्ट्रेशन, तो उसमें तो हस्तक्षेप हो गया है। लेकिन जेंडर इश्यूज में आईओ या कोई भी अधिकारी ये सोचता है कौन पचड़े में पड़े, मैं कोई हरिश्चंद्र हूं, पहले जो महिला कह रही है उसके कह करके शाश्वत सत्य, ब्रह्म सत्य सत्य मान करके उस पे आरोप पत्र लगा दो, और जब होगा कोर्ट में देखा जाएगा। अब हम क्यों चक्कर में पड़े कि अपने ऊपर हम आरोप ले सीनियर ऑफिसर्स का कि महिला बेचारी कुछ कह रही है, क्योंकि ऐसे लोगों के पक्ष में भी तमाम एनजीओ खड़े होते हैं। महिला उत्पीड़न, यौन शोषण और पुलिस निष्क्रिय, पुलिस की भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा, फिर ये सोशल मीडिया पे ये टाइटल्स आने लगती हैं। तो आईओ भी ये सोचता है कि भाई चलो कौन इस मुसीबत में पड़े, जो महिला कह रही है, क्योंकि ट्रेंड ये होता है कि जो महिला कह रही है उसके आधार पे आप चार्जशीट लगा सकते हैं, कानून भी इसकी इजाजत देता है। लेकिन अगर काउंटर हम आईओ की मदद करें कि उसको झूठ बताने में अपना पास्ट रिकॉर्ड एविडेंस, क्या इसके पहले भी, और इस चीज के बारे में हम लोगों को भी बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है, वरिष्ठ नागरिकों को भी जरा एक रेस्पेक्टेबल डिस्टेंस, ये दो शब्द मैंने वर्ड यूज किए, रेस्पेक्टेबल डिस्टेंस सबसे मेंटेन करके रखें। इसको कहते हैं नजर साफ है कि नजर गंदी है। अब ज्यादा इस पे विचार नहीं करूंगा, होशियार को इशारा काफी है। नजर साफ है कि नजर गंदी है, रेस्पेक्टेबल डिस्टेंस सबसे रखा करें। बिल्कुल सर मैं एक बात कहना चाहूंगी कि हर स्त्री बेचारी नहीं होती और हर पुरुष बलात्कारी नहीं होता है। बिल्कुल सही। इस थीम को लेकर के हम लोग 2010 से मैं युवाओं के बीच में काम कर रही हूँ और बेटियों को ये समझाना चाहती हूँ कि नारी सौंदर्य व्यवस्था और सृजन का प्रतीक होती है। अगर वो लॉ का मिसयूज करके जो जितने भी लॉ उनके सुरक्षा में बनाए गए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रिट पिटीशन नंबर 141 2005 में खुद कहा कि महिलाओं की सुरक्षा में जो कानून थे वो आज कानूनी आतंकवाद के रूप में परिवारों में व्याप्त हो गए हैं। बुजुर्ग बिलख रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, जी हाँ, जी। सब हक्के बक्के हैं। तो सर हम बच्चों को सेंसिटाइज कर रहे हैं 2010 से इस बात को कहते हुए कि अगर बेटी ससुराल जाती है तो अपने घर में माँ और भाई को भी छोड़ के आती है, तो अपने ससुराल में भी अच्छे से रहो और सेंसिटाइज रहो। कानून जानना, विशेषकर पारिवारिक कानून जानना हर युवा, हर भारतीय व्यक्ति का कर्तव्य है। कानूनों का मिसयूज ना हो, और हर नारी वही नहीं होती जो पत्नी या पुत्र वधू या ऐसे है, माँ और बेटी, दौरानी जेठानी भी माँ होती है। ये बात लेकर के हम कॉलेजेस में जा रहे हैं। सर इंटर्नशिप का जो हमारा मकसद है मेन, वो यही है कि हमें अपने रूप को समझना होगा।
जो हमें एक इंसान का रूप मिला है, मनुष्य का जन्म मिला है, इसमें लॉ का मिसयूज कभी मत करिए। कर्तव्य हमारे पहले हैं, अधिकार हमें स्वतः मिल जाते हैं। तो सर, ये जो जेंडर इक्वालिटी पे काम हो रहा है हमारी संस्था द्वारा, मेरे द्वारा, उसका मकसद ही, रूट कॉज ही यही है कि हम लड़कियों को विशेष रूप से और लड़कों को सेंसिटाइज कर सकें। रेस्पेक्ट द एज एंड रेस्पेक्ट ईच एंड अदर पेरेंट्स। अगर लड़का एक इकलौती लड़की से शादी, इकलौती बेटी है, किसी से शादी कर रहा है या ना करे, उसके पेरेंट्स को भी जिंदगी भर थाम के ले जाना उसका नैतिक कर्तव्य है। ऐसे ही बेटी को हम ये कहते हैं, जब हम हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टल के नियमों का पालन करते हैं, वर्क प्रीमिसेस में होते हैं तो वर्क प्लेस का काम को फॉलो करते हैं, तो जब ससुराल में होते हैं तो वहां के नियमों का भी पालन करना पड़ता है, और धीमे धीमे हम उसमें रच बस जाते हैं। तो सर, मैं दोनों एजेस की काउंसलिंग करती हूँ, माँ बाप की भी और बेटी की भी और बहू की भी, जिससे कि घर में प्यार बना रहे, क्योंकि पूरे विश्व में भारत परिवार व्यवस्था के रूप में और उसके प्यार के रूप में जाना जाता है। लोग आश्चर्य भी करते हैं कि यहाँ 4 जनरेशन एक साथ चलती हैं। तो सर, वो सम पे चलती हैं, सहनशीलता पे चलती हैं और जी। धर्म पे चलती है। ये सर हमारा प्रयास रहा है पिछले 11 सालों से। बहुत सुंदर और अभिनव प्रयास है, और ये होना भी चाहिए। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। विपत्ति निदाना, बहुत तो अति सुंदर। इसमें देख लीजिए, सबसे पहले तो सुमति दीजिए, तुम्हारे हक में क्या है। एक, हमने एफआईआर करा दी, मैंने, और ससुर को, सास को जेल भिजवा दिया हमने। उसका अंत क्या होगा? महाभारत का अंत क्या हुआ? जिसने एफआईआर लिखाई वही समूल समाप्त हो गया। वो क्या समझती है कि बच्ची क्या दोबारा उसकी जो है सेटलमेंट आसान होगा एफआईआर लिखा के? नहीं नहीं होता है, ऐसा घर टूट जाता है। कि घर टूट जाता है, दोबारा सेटलमेंट उस घर का भी नहीं, उस बच्ची का भी सेटलमेंट आसान नहीं होता। ये सोच के लिए कि एक दफा जब हमने दावतनामा दे दिया पुलिस और वकीलों को अपने घर में, आगे हमारा जीवन कांटों की सेज बनेगा, आसान नहीं होगा मेरा खुद का सेटलमेंट। लेकिन कुछ लोग होते हैं जैसे मिजाज के, कि मैं अपने घर में आग लगा दूंगा जिससे कि मैं अपने दुश्मन पड़ोसी की आंख में धुआं कर सकूं। अगर ये मनोवृत्ति है तो फिर भगवान ही मालिक है। फिर तो साइकेट्रिक काउंसलिंग की जरूरत है ऐसे व्यक्ति को जो अपने घर को फूंक के पड़ोसी के घर में, पड़ोसी की आंख में धुआं करना चाहे। बिल्कुल। और अगर आप किसी काउंसलर, इंदू जी ऐसी काउंसलर मिल जाएं, मैं समझता हूं कि सबके हक में देखो, तुम्हारे हक में क्या है, आत्मघात मत करो। ये इस तरीके की फर्जी मुकदमेबाजी में किसी का कोई लाभ नहीं होता है। जी बिल्कुल सर, हम सतत प्रयास कर रहे हैं कि जो भी कपल्स मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में हैं, या जिन भी बहुओं ने ससुराल वालों के खिलाफ केसेस कराए, हम कोशिश करते हैं कि इंदू दीदी का नंबर, इंदू दीदी की काउंसलिंग का उन्हें फायदा दे सकें। हम ज्यादा से ज्यादा इंदू दीदी के नंबर को और इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं उन सभी कपल्स को जो लिटिगेशंस में हैं। कुछ सर, ये मेरा पूरा काम निशुल्क है सर, मैं कभी किसी चीज के पैसे नहीं लेती हूँ। निशुल्क है, इसीलिए सात्विक है और दिव्य है। जिस दिन शुल्क लग जाता है, धन के संस्पर्श से प्रेम मर जाता है। ये ठीक है कि आपके कुछ जरूरियातें, कुछ खर्चे हैं, लेकिन वो खर्चा एक चीज है। लेकिन अगर सेवा के लिए आपकी सेवा जो है उसकी कीमत आंकना, कुछ चीजें ऐसी थी जिनका भुगतान नहीं हो सकता है, और आपका सेवा कार्य वही जिसका भुगतान संभव नहीं है। वो करना चाहे तो भी नहीं कर सकता है। बिल्कुल। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, दादा दादी क्लब भी हम चलाते हैं। इंदू दीदी सतत वृद्धों के बीच में बैठती हैं, बच्चों को वृद्धों के बीच में बुलाती हैं और उनको एंगेज करती हैं आपस में, ताकि एक सौहार्द बने, एक कोऑर्डिनेशन बने, और दोनों ही एक दूसरे के जीवन से कुछ ज्ञान प्राप्त कर सके, आनंद ले सके। तो दादा दादी क्लब के बारे में जानकारी आपकी स्क्रीन पे है। इसी बीच हमारे बीच में कुछ और प्रश्न है। रोहताश शर्मा जी का है, क्या करें जब हस्बैंड अपने ओल्ड पेरेंट्स को सर्व करना चाहते हैं लेकिन वाइफ इस बात पर इशू क्रिएट करती है, अब्यूज करती है, एंड डज नॉट वांट टू गिव फूड टू द पेरेंट्स, डज नॉट वांट टू cook for the parents, even little child is not allowed to talk to the old parents just to harass them, and at last if husband does not follow what she demands, then wife files dowry case against the entire family. Where there is a will, there is a way. पत्नी अर्धांगिनी होती है, कांस्टेंट, और मैं मानता हूं कि पूरी प्रकृति बेकरारी से बैठी है कि आपकी इच्छा की पूर्ति के लिए। एक दफा आप सद इच्छा तो कीजिए, उस पे वर्क ऑन योर। ऐसा व्यक्ति ढूंढना मुश्किल है जिसमें
दैवी संपदा से विभूषित ना हो। ऐसा पेड़ ढूंढना मुश्किल है जिसमें औषधि ना हो, ऐसा अक्षर ढूंढना मुश्किल है जिसमें मंत्र का बीज ना हो। एक दफा प्रयास करें। ये नहीं पत्नी से कह दिया मंजू मैं चाहता हूं कि तुम एक आदर्श बहु रानी बन करके रहो, ऐसे काम नहीं। आप उनके माता पिता को भी सम्मान दें, उनके भाइयों को भी सम्मान दें, और अपने ससुराल वालों के लिए तो हम जोक्स उतारें, और वो भी बेहूदे और फूहड़ किस्म के जोक, और पत्नी से उम्मीद करें कि सीता सावित्री की तरह वो ससुर और सास की सेवा करें। जरा एक कदम आप आगे चलें, वर्क ऑन द ब्लाइंड स्पॉट्स इफ एनी ऑन योर बेटर हाफ। और दूसरी, दहेज का मुकदमा आप देख लें। दहेज अगर लिया है तो मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन अगर दहेज नहीं लिया है तो दहेज का एविडेंस प्रोड्यूस करना कोर्ट में। क्या कोई चेक लिया है, ड्राफ्ट लिया है, गाड़ी ली है, और गाड़ी या ज्वेलरी अगर ली है तो भाई वो कह दीजिए तो गाड़ी ज्वेलरी पत्नी की है। अगर लिया है गाड़ी अपने नाम से तो आपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी चलाई, कुल्हाड़ी खुद मार ली। आपने चेक और ड्राफ्ट से नगद लिया है तो आपने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी चलाई है। जैसे शपथ इंदु जी ये होती है, एक शपथ और दिलवाइए गवर्नमेंट समझ में कि जो दहेज लेगा वो दंडनीय अपराध होने के साथ साथ वो पाप कृत्य कर रहा है। बिल्कुल सही है सर। और सर इसके लिए हम लोग इसके लिए हमारा प्रयास ये है कि हम लोगों ने पिछले 10-11 सालों से एक मैंडेटरी कर दिया है इस चीज को कि शादी का पहला कार्ड भगवान को देने के साथ साथ हम डीपीओ को दें। शादी रजिस्टर्ड होनी चाहिए क्योंकि कपल उनके सामने जाता है। दूसरी चीज, विवाह में जो प्रेम पूर्वक आदान प्रदान हो रहा है, हम उसके लिए एक एफिडेविट बनाए जिसमें दोनों पक्षों के साइन हो कि प्रेम पूर्वक ये दिया लिया जा रहा है। इसके साथ साथ सर हम कोशिश करते हैं कि जो भी वो अपनी लड़की वाले कुछ भी लड़की को प्यार से देना चाह रहे हैं विवाह के समय उत्तराधिकार के रूप में, वो लड़की के लिए सिंगल प्रीमियम पॉलिसी या कुछ भी चीजें उसी के नाम दे, उसका नॉमिनी उसका फादर या भाई या माँ हो, जिससे कि कभी झगड़ा हो ही ना। अगर हम प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हमें अगर ये चीजें लेके चलेंगे तो शायद जो चीजें हो रही हैं सर, अब जो हमारी काउंसलिंग के बाद जो शादियां हो रही हैं उसमें ये चीजें कभी भी नहीं होती। और प्री मैरिज काउंसलिंग बहुत जरूरी है क्योंकि विवाह में प्रेम का होना बहुत जरूरी है। प्रेम में वही पार होता है जो उसमें डूब जाता है, प्रेम में जीता नहीं जाता, हारा जाता है। और उससे भी बड़ी चीज है कि प्रेम के लिए दिलों की जोशी और दिमाग की ठंडक की जरूरत है, ना कि दहेज में ब्लोअर और एसी की जरूरत है। ये हमें मिल करके करना होगा और समधी समधन को दोस्त बनना होगा। वो वीकली मीटिंग्स प्लान करें, पिकनिक प्लान करें, जिससे उनके बच्चों में भी वैमनस्य की भावना बिल्कुल ना आए। आपने सर ये बिल्कुल सही कोशिश है कहा कि समधी समधन अहम की यात्रा न बनाए और न इंडिया पाकिस्तान मैच की बात करें। मुझे लगता है जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है। दूसरी चीज, कोई अहंकार नहीं, कोई पैसे में ज्यादा संपन्न हो सकता है, कोई हो सकता है किसी को ज्यादा संसाधन परमात्मा ने दिए हों, ये कोई तात्पर्य नहीं है। और आपने सही कहा, दहेज के पहले ये हो जाए जो कुछ भी अगर माता पिता को देना है तो अपनी पुत्री को केवल उसके नाम पे दे, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, ये चीज स्पष्ट हो जानी चाहिए। और सर घरों में सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी जरूर लगा होना चाहिए, इट्स अ मैंडेटरी। सीसीटीवी लगा होगा तो सारी चीजें सही हो जाएंगी। और जिह्वा का अनुशासन हम बच्चों को सिखाते हैं कि ये वो अंग है जिसमें हड्डियां नहीं होती और अगर वो चल जाए तो सारे रिश्तों को तोड़ देती है। तो हमें जिह्वा का अनुशासन दोनों पक्षों को रखना। बिल्कुल, महाभारत का पूरा कारण ही बस एक द्रौपदी के एक वाक्य से ही पूरा महाभारत हो गया और सर्वनाश कौरवों का उसी एक वाक्य से हो गया। आपने बिल्कुल सही कहा। वाणी पे अपना संयम रखे, क्योंकि ये बिल्कुल एक अगर हो तो इसमें इतना संसाधन है कि ये बहुत कुछ दिला सकती है, और अगर दुरुपयोग करें तो गोली से ज्यादा इसकी चोट रहती है। गोली तो फिर भी निकल आएगी सर्जरी के बाद, लेकिन जो वाणी से जो आहत होता है जीवन पर्यंत, वो घाव नहीं भरता है। राइट सर, रामा बोले। कुछ और प्रश्न हमारे चैटबॉट में इंटर्न्स के द्वारा आ रहे हैं। Another question I would like to read here is, can't we create a system where orphanages and old age homes may run together in common premises? It will create an ecosystem where both children and elderly people shall come together and their emotional needs would be met. It will be socially a win-win situation. बहुत अच्छा idea है actually ये, more than a question. So Shishir ji, thank you so much for such a beautiful idea taken, and I'm very sure विक्रम सर जहाँ भी प्लेटफॉर्म्स पे बैठते हैं वहाँ पे जरूर शेयर करेंगे और हम भी इंदु दीदी के माध्यम से हमेशा आगे लेके जाएंगे। रवि चौधरी जी के कुछ कमेंट्स हैं। उन्होंने एक पेपर भी पब्लिश किया है विच इज एजिंग विद डिग्निटी विद 1800 हेल्पलाइन, ऑफ कोर्स इंदु दीदी के साथ में। और डीजीपी सर ने पूछा है कि कोई
पब्लिकेशन किया है पहले, तो उसी का ये जवाब था। और 498A को लेके जो सर आपने कहा कि स्टे ऑन अरेस्ट है इनिशियली, उस पे कुछ रवि चौधरी जी कहना चाहते हैं। शाश्वत जी से रिक्वेस्ट करूंगा आप उन्हें अनम्यूट करें। आई वुड लेट हिम स्पीक ऑन 498A। मीनवाइल और कुछ इंटर्न्स लोगों स्टूडेंट्स के कुछ क्वेश्चंस हो तो प्लीज आप चैट पॉड में डाल दीजिए। एक और कमेंट आया रवि जी का कि एक इस पर मूवी भी बननी चाहिए। ओके, वेरी गुड। मीनवाइल और क्वेश्चंस आ रहे हैं और आप रवि चौधरी जी को अनम्यूट करें। विक्रम सर से एक और प्रश्न हम कर लेते हैं इसी बीच। सर, जनरली ये देखा जा रहा है कि हम न्यूक्लियर फैमिली की तरफ जा रहे हैं और समहाउ प्रेशर्स भी हस्बैंड पे भी होता है और अल्टीमेटली उसे चूज करना होता है, इधर ही शुड चूज हिज वाइफ एंड लाइफ और ही शुड चूज हिज पेरेंट्स। तो ऐसी सिचुएशन में एक हस्बैंड क्या करें? वो चाह के भी दोनों में से एक को चूज नहीं करना चाहता है, बट ऐसी सिचुएशन आती है। The choice, Sharma ji, is very simple. I choose everybody. I cannot pick and choose. I choose everybody. मैं सबको साथ लेके चलता हूं, सब हमारे साथ है, मैं सबका हूं, सब हमारे हैं. It is not at the cost of one against the other. It is just we complement each other. एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के विरोध में नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक है. I cannot imagine my wife being separate from my parents from my wife. मैं आपको अपने यहां बता देता हूं कि अगर मेरी रियल सिस्टर्स को अगर बात करना होगा तो दे स्पीक टू माय वाइफ, दे डोंट स्पीक टू मी. Yes. मेरे भाइयों को अगर बात करना होता है तो मुझसे बात नहीं करते, दे स्पीक टू माय वाइफ. ये एक अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एक ये हो जाती है कि अर्धांगिनी ये एक होता है कि मैं जो सोचता हूं मेरी वाइफ 24 घंटे पहले ही उसको पूरा कर देती है. डिस्प्यूट इस बात का नहीं होता कि तुमने रेस्पेक्ट, डिस्प्यूट इस बात का होता कि जिस तरह से तुम ये मेरी बहनों को, ऑल वेरी वेल प्लेस्ड लाइक यू, ऑल वेरी प्लेस्ड मिलियनर्स मेनी टाइम ओवर इन यूएसए, तुम जिस तरीके से कर रही हो, मैं एक नौकरी पेशा आदमी पेंशनर हूं, तुम तो मुझे तबाह कर दोगी, मुझे हाथ पकड़ के रोकना पड़ता है. बिल्कुल सर। शाश्वत जी कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे हमारे फॉर्म्स, हमारे ऑनलाइन फॉर्म पे जो कुछ क्वेश्चंस आए इंटर्न्स के द्वारा। मीनवाइल कुछ स्टैटिस्टिक्स शेयर करता हूं और आपके थ्रू आपका व्यू पॉइंट भी लेते हैं। पटना छपरा का एक केस है जिसमें दो वृद्धजन डॉटर इन लॉ का डाउरी डेथ का केस फेस कर रहे थे एंड दे हैव बीन सेंटेंस्ड ऑन दैट। और बाद में बहुरानी जिंदा पाई गई अपने हस्बैंड के, अपने लवर के पास में. So they both got acquitted. So all such cases are happening wherein dowry has been considered more like a tool and more than in society. I don't believe all those men who got well educated and have a decent job or a decent profession with them. I personally do not believe, sir, that they would be seeking any kind of gift to risk their reputation or character that my husband is demanding or my in-laws are demanding. I personally do not believe in this. मैं राजस्थान से हूँ, मैं बहुत ही ट्रेडिशनल फैमिली से हूँ, बट मैंने हमारे कजिन्स से लेके मेरे छोटे भाई, अभी 6 तारीख को ही एक कजिन की मैरिज हुई है, बट मैंने कभी किसी भी लड़के के मुंह से ये सुनते हुए नहीं देखा कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं इतना हूँ तो मुझे मिलना ही चाहिए या ऐसा कुछ. They are actually very vocal against dowry. They say कि आप तो सर पे हाथ रखिए, हम बहुत अच्छा करते हैं आपके आशीर्वाद से, हमें कुछ नहीं चाहिए. और रेदर कुछ बड़े स्मार्ट बच्चे हैं तो वो ये भी कहते हैं कि प्लीज डोंट इंटरफेयर इन आवर लाइफ, रेस्ट ऑल इज गुड, वी डोंट नीड योर गिफ्ट, जस्ट डोंट इंटरफेयर. तो सर ऐसे फॉल्स केसेस जो आपका गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स हैं वो भी ये दर्शाते हैं कि डाउरी केसेस अराउंड 97.67% केसेस फाउंड टू बी फॉल्स. और इन फॉल्स केसेस पे जब डिसीजंस आ जाते हैं तो एज सच जो फॉल्स केसेस फाइल करते हैं उनके खिलाफ कोई पनिशमेंट नहीं होती है. एक चंडीगढ़ का एक केस मेरे जहन में आ रहा है जहां पर उसने अपने हस्बैंड पे रेप का केस लगाया और डाउरी का भी केस लगाया और अल्टीमेटली जब वो प्रूव हुआ कि इट इज फॉल्स एलिगेशन, सो शी वाज पनिश्ड विद a very massive punishment which is 500 Indian rupees. तो जहां
झूठे केस फाइल करने की सजा 100,000-500 रुपए हो, जहां एक परिवार को बलात्कारी का परिवार या बलात्कारी हस्बैंड के रूप में कई सालों तक उसे कोर्ट कचहरी अपना करियर छोड़ के समाज में आना जाना छोड़ के दांव पे लगा हो, और इतने साल उसने प्रताड़ना महसूस करी हो, झेली हो, और उसके बाद में आप पनिशमेंट देते हैं 500 रुपए की। तो ये हम किस प्रकार का समाज हम बना रहे हैं सिस्टम के द्वारा? शर्मा जी, मैं पहले जो आपने प्रश्न किया था कि एक लड़की जिसने दहेज का मुकदमा लिखा है, डाउरी डेथ का, सास ससुर का कन्विक्शन हो गया, बाद में वो जिंदा पाई गई। 3 बातें। इन्वेस्टिगेशन न सिर्फ धूर्ततापूर्ण कुटिलतापूर्ण किया गया, रिश्वत लेकर के उसमें चार्जशीट मनमाने तरीके से लगा दी गई, गहराई से विवेचना नहीं की गई। आज के युग में जब हमारे फॉरेंसिक और साइंटिफिक एड्स टू इन्वेस्टिगेशन इतने ज्यादा है, यही नहीं पता लगा है किसकी लाश को आपने डीएनए प्रोफाइलिंग नहीं कराई और कैसे आपने कह दिया कि लड़की मर चुकी है, किस बुनियाद पे आपने कह दिया। दूसरे, धारा 182 आईपीसी, याद रखें, धारा 182 आईपीसी के अंतर्गत फर्जी कंप्लेंट और फर्जी मुकदमे के अंतर्गत कार्रवाई आप कर सकते हैं। 500 रुपए की वैल्यू पे न जाके 500 रुपए में तो आज एक अच्छी कमीज भी नहीं आएगी, लेकिन 500 रुपए अगर किसी को सजा हो जाती है तो उसका स्टेटस बदल जाता है, वो एक सजा याफ्ता मुलजिम हो जाती है या हो जाता है। सजा याफ्ता मुलजिम होने के बाद ये मान के चलिए कि जहां कहीं बैंक में लोन लेने जाएंगे, नौकरी में जाएंगी, तो ये उनका जो परिचय पत्र है, अ कन्विक्टेड एक्यूज्ड इवन इफ इट इज 1 रुपी, उसकी जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी, क्योंकि 500 रुपए की वैल्यू नहीं, मार्केट वैल्यू उसकी है कि एक आदमी सजा याफ्ता मुलजिम हो जाता है, आगे के उसके रास्ते सब बंद हो जाते हैं, कहीं नौकरी में जाएगी, प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर में शायद नौकरी ना मिले क्योंकि सजा याफ्ता मुलजिम है। पहला सवाल यही आएगा वेरिफिकेशन में कि आपको सजा क्यों मिली। बट सर, हम देखते हैं कि कहीं ना तो आयोग को सजा होती है, ना ऐसे जजेस जो ऐसे डिसीजंस देते हैं, ना उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, और ये सिस्टम कंटिन्यूअसली इसी गंद में चलता रहता है। एक जैसे बहुत पॉपुलर केस है दिल्ली का, दिल्ली का दरिंदा मिस्टर सरबजीत कौर, एंड हेड्स ऑफ टू दिस जेंटलमैन। उसको, उसके परिवार को दरिंदा साबित कर दिया सोशल मीडिया में, और सेलिब्रिटीज ने भी, और पता नहीं कितने चैनलों ने। आखिर वो बंदा लड़ा और वो जीता, और आज आज दुविधा यह है कि वो केस जीतने के बावजूद समाज का एक धड़ यही मानता है कि उसने पैसे दे के केस जीता होगा, उसने जजेस को मनाया होगा, जबकि वो सच है, उसने अपनी सच्चाई पे लड़ा है, जबकि पूरा देश, मीडिया, गवर्नमेंट, सारे महिला एनजीओस उसके खिलाफ काम कर रहे थे। बट फिर भी वो रिकवर नहीं होता है, जो जो डिग्निटी लॉस होता है, जो रेपुटेशन लॉस होता है। तो एनीवेज, हमारे पास ऐसे बहुत सारे केसेस है सर। मीनवाइल मैं शाश्वत जी से निवेदन करूंगा कि मैं वो शर्मा कौन जी से ये भी क्वेश्चन। रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जरा हम लोग कर तो लें मैं कि लास्ट क्वेश्चन कौन सा होगा, क्योंकि मैं जी समझता हूं कि हम लोग ऑलरेडी टाइम को बहुत एक्सीड कर चुके हैं। इट इज जी जी सर ऑलरेडी 12:20। सर लास्ट एक क्वेश्चन ले लेते हैं और हाँ हम फिर बिल्कुल सेशन को कंक्लूड करते हैं। बिल्कुल, नहीं, थैंक यू। उससे पहले हाँ ठीक है, आप बोलिए बोलिए। गुड आफ्टरनून सर। सर, चैट बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस आए मेरे पास, मैं पूछ लेता हूं आपसे। जी, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड यू नॉट कम इन पॉलिटिक्स आफ्टर रिटायरमेंट? ओह politics was never my passion. Basically, I am a very straightforward person. Therefore, I'm disqualified for active participation in politics. A person, if I buy, I will stop at that. But politics, I don't have the DNA to be in politics because I call a spade a spade. I am straightforward and I try to be intellectually and morally upright and honest. Under these circumstances, I found that politics is not the best option for me. I respect all the politicians with the greatest respect. Perhaps I'm not equal to the task of politics. The सर ने second बहुत question is, डिप्लोमेटिकली आंसर दिया है। how has life changed after retirement? Life, of course, has changed in a very way that during the course of my service, I have got 3 gunshot injuries, but I enjoyed working every day in the police because that is one opportunity, as Mr. Sharma would bear out and Induji would bear out. Wiping the tears of a destitute, of an elderly person, wiping the tears of any person in need is the biggest source of not happiness, but bliss and joy, everlasting fragrance, everlasting glory. And that the 36 in the police has given me. Today, I'm into education. I'm into service. Anybody who comes to me, either I advise or do anything that is a positive affirmation, that if I feel strongly about a person
whether it is remdesivir, whether it's ICU, whether it's a hospital bed, whether it is handling a corrupt IO. I do whatever I can in my own small way. Wonderful, sir. Wonderful. I never accepted anything beyond the call of the Rashtrapati ji's paycheck to me. The Rashtrapati check was the only bounty that I expected, and therefore pension has become a bonanza for me because I'm getting more than what I used to get as the serving DGP. The pensions are so high. Since I was not addicted to the petty conveniences offered by the job, my wife and I do the cooking collectively. We do the utensils collectively. Life is simple, and since it is simple, it is bliss yet again after retirement. Wonderful. Wonderful, sir. The last question is how to be successful in life. सर मैं इसमें क्वेश्चन जोड़े दे रही हूँ अपना भी कि आप मुझे बताइए कि लर्निंग इंटेलिजेंटली एंड लर्निंग लाइक ए पैरेट और एक तबाही एक्सप्रेस, जैसे शताब्दी एक्सप्रेस है ऐसे तबाही एक्सप्रेस, शायद ये सारी चीजें एक साथ आ जाएंगी सर। और उसके बाद सर गिरीश चंद शुक्ला जी को हम जरूर सुनेंगे जो हमारे इस JNPG कॉलेज के सेक्रेटरी जनरल हैं, वो धन्यवाद ज्ञापन भी करेंगे सर। तो मैं यहाँ पर चुप रहूंगी सर, आप बताइए तबाही एक्सप्रेस, लर्निंग इंटेलिजेंटली एंड लर्निंग लाइक ए पैरेट और शाश्वत का क्वेश्चन। देखिए, जो भी एकेडमिक्स में होता है, I was lucky that I was at the feet of learned masters. One of them was even recommended for the Nobel Prize in Chemistry. And whatever he gave me, I learned much before most of you were even born. But I haven't forgotten because it is a part of my genes and DNA now, because I don't have to mug up things. That is intelligent learning. Today, when I interview people for the job of a professor, and I ask them, what is the title of your PhD? They say, sir, 3 साल हो गए, मैं भूल गया. If in 3 years you are not able to recall the title of your PhD, then there's something horribly wrong in your PhD work. I have not forgotten what I learned in my MSc class, much before you were born. The periodic table, the physical and chemical properties of elements are the periodic functions of their atomic numbers. Wow. Osmosis, the passage of a solvent such as water from a region of low concentration to a region of high concentration through a semi-permeable membrane is known as osmosis. And this is after 36 years of being in the police, 10 years of retirement. But that is intelligent learning. It is a part of that. What are the 4 principal quantum numbers? Principal quantum number, magnetic quantum number, spin quantum number, azimuthal quantum numbers. It is like you write, Mr. Ram Sharma is the principal quantum number. That is your name. 12 Queen Street, Brisbane is the magnetic quantum number. Australia is the spin quantum number. And the pin code, again, is the magnetic quantum. This is showing where the electron is in the atom. These are the 4 quantum numbers. And this is one of the most complicated topics. Yes. Definitely. And this is intelligent learning and learning like a parrot. Parrot, I know what is there. My PhD, I've been able to get a doctorate. But if you ask me, then like a ton of bricks, everything collapses. Yes. Then Tabahi Express. I feel sorry for my generation. हमारे जमाने में कहते थे शर्मा जी, ये लड़का बड़ा आवारा है. ये लड़का बड़ा आवारा क्योंकि चाय पीता है, सिनेमा देखता है. आज अगर लड़का सिर्फ चाय पिए और सिनेमा देखे तो देवता माना जाएगा, पूजा जाएगा. हमारे जनरेशन में ये था. अगर चाय पीता, सिनेमा देखता, लड़का बड़ा आवारा समझा जाता था. Today there is an entire market force that is there to corrupt our youth. The social media, the cinema, and also the Instagram, and also the Netflix and all the other are corrupting the pornographic content in the web. That is where say the Tabahi Express क्या है. मुझे आज तक नहीं मालूम शर्मा जी कि आज तक शराब खट्टी होती है, मीठी होती है, जबान पे नहीं रखी. आज किसी स्कूल के बच्चे मैगी में ड्रग्स मिला करके बच्चों को परोसा जा रहा है. दूसरी चीज ये है कि 18 साल का बच्चा हुआ नहीं कि बर्थडे पार्टी में साहब वो बार लग रहा है. मैं एक छत्री हूं, पुलिस में रहा हूं, मुझे नहीं मालूम बार क्या होता है, बार और बार में क्या फर्क होता है. दूसरी चीज हमारी तबाही, और कुछ हम कर पाए न कर पाए, ये डेटिंग एप्स जो तबाही एक्सप्रेस का पहला स्टेशन है, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, ये बैठा तो दिया समाज ने हमारे बच्चों को. तबाही एक्सप्रेस का पहला स्टेशन है ड्रग्स. दूसरा स्टेशन है डेटिंग एप्स. डेटिंग एप्स की भी क्या जरूरत है, पहले जरा अपने पैर पे खड़े तो हो जाओ. और उसके बाद कि somebody asked Henry Ford, you are the richest person in the world, how many girlfriends do you have?
You know what Henry Ford said? If I had had girlfriends, I would not have been Henry Ford. This is a choice that you have to make. If at the age of 16 and 17 you are having girlfriends and moving around and gallivanting around town, you will never be able to excel in your life. Then the success, I have two sutras: be straightforward and be honest, because it emanates. Just because I say I'm honest, it doesn't make me honest. But when you have the satisfaction कि मैंने जिंदगी में कभी कोई गलत काम करने की कोशिश नहीं की, किया भी नहीं, अगर गलती से होगी परमात्मा क्षमा कर दे, लेकिन जानबूझ करके मैंने कोई कोशिश नहीं गलती काम करे या किसी के साथ अन्याय करे. Honesty is not the best policy. Honesty is the only policy. Yes. Then be the best where you are. And to be the best, एक फॉर्मूला दे रहा हूं बच्चों को. Focus plus daily improvement plus time. Focus. फिर ये नहीं कि हम इधर करें और इंस्टाग्राम भी देखें, ये भी करें, सब. Focus plus daily improvement plus time is equal to a genius. Invest in yourself for 3 years, just 36 months. जरा पांडवों की तरह अज्ञातवास कर ले, अर्जुन की तरह धनुर्धर बन जा. फिर जब आप गांडीव चलाएंगे ना, तो पृथ्वी हिलने लगेगी. फिर पीएचडी के बाद कोई पूछेगा कि आपने पीएचडी किस में किया, तो आपको नाम याद करने की जरूरत नहीं. उनका मैंने 2 पीएचडी की, किसके बारे में, रेफरेंसेस दूसरे हैं, और ये मेरी फाइंडिंग्स थी, और ये मेरे गाइड्स थे, और ये मेरे कंक्लूजन्स हैं. क्या जानना चाहते हैं आप? सही. अति सुंदर, बहुत ही शानदार. अब समय का अभाव है, इसलिए हम बहुत जल्दी से गिरीश जी को सुन लेते हैं. बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे कमेंट्स हैं, बट मैं सभी से क्षमा चाहता हूं. समय की मर्यादा का पालन हम करेंगे. हम गिरीश जी को बहुत तुरंत जल्दी सुनते हैं. गिरीश सर, स्वागत है आपका. सबसे सर्वप्रथम बेगम साहब को नमस्कार, और मैं सभी को जो लोग पार्टिसिपेंट हैं सभी को नमस्कार मेरा. मैं वीएन मिश्रा साहब की तरफ से एक माफी मांगना चाहूंगा कि वो उपस्थित नहीं हो पाए इसमें, क्योंकि वो जहाँ नैनीताल में है वहाँ कनेक्टिविटी बहुत खराब है बुहाली में. तो उन्होंने कहा था मुझसे कि मेरी तरफ से विक्रम सिंह साहब से वो सॉरी कह दिएगा. तो और मैं ये प्रोग्राम आज मुझे मिंदू जी ने तुम्हें फोन किया तो मुझे पता लगा, वाकई बहुत अच्छा है. मैं भी 71 वर्ष का हो गया हूँ. मैं गवर्नमेंट में डायरेक्टर था ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज में, और वहाँ रिटायर होने के बाद मैं पिछले 20 सालों से इस जनरल पोस्ट ग्रेजुएट जो महाविद्यालय, इसका मैं मैनेजर हूँ, और वीएन मिश्रा साहब हमारे अध्यक्ष हैं, और उनकी गाइडेंस में वो भी बहुत अच्छे अधिकारी रहे हैं, आप जानते होंगे उनको. और हम लोगों ने भी एक बनाया हुआ कि हमने बहुत कॉलेज को बहुत ट्रांसपेरेंसी और बहुत अच्छी तरह उसको विकसित करने की कोशिश किया है, कोच कर रहे हैं. ये आज गांधी जी ने मुझे लगा कि मैं इससे पहले उनसे मुलाकात क्यों नहीं हुई, ये कितना अच्छा सब्जेक्ट है. और मेरी भी माता है, आज 96 वर्ष की हैं. मैं उनका सेवा करता हूँ, उनकी घर में मेरी वाइफ भी सेवा करती हैं, और मेरे बच्चे भी सब बहुत वो करते हैं. मैं शायद बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरी पत्नी ऐसी मिली और मेरे बच्चे भी ऐसे हैं कि. लेकिन ये सब सिंह साहब बहुत अच्छी बात बताई आपने. ये संस्कारों से होता है. अगर हम अपने बच्चों को संस्कार देते हैं तो वो भी वैसे ही अपने बच्चों को संस्कार देते हैं. अगर कोई भी बीच में कड़ी ब्रेक हो जाती है तो बस वहीं जो है वो धड़ा मामला हो जाता है, तो फिर वो उसको जोड़ने में बड़ा मुश्किल होता है. तो हम लोगों को थोड़ा सा अपना टाइम देना पड़ता है, बट हमें बुजुर्गों की ज़रूरतें, बुजुर्गों की समस्याएं पे बहुत ज़रूरी है कि हम सभी लोग एक दिन बुजुर्ग होंगे, ऐसा आपने कहा, और सभी को वो एक पीरियड झेलना है. तो इसलिए अगर जब हम अच्छा करेंगे तो हमारे बच्चे भी अच्छा करेंगे. ये कानून के स्नातक स्तर पर के जो विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से चल रहा है, ये निःशुल्क जो चलाया है हिंदू जी ने, ये कुछ मतलब उनके बुजुर्गों के सम्मान के प्रति संवेदनशील बनाने की एक मुहिम स्वागत है इसका. और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि में विक्रम सिंह साहब का भी अभिनंदन मैं करूंगा, क्योंकि हमारे जिन विद्यार्थियों ने इस कॉलेज में इंटर्नशिप की है, तो मैं उनसे भी ये आपके माध्यम से करूंगा कि वो जल्दी अपना जो भी उन्होंने इंटर्नशिप का काम किया है उसको पूरा करें जल्दी, और लोगों को भी प्रेरित करें कि वो इससे जुड़ें इस मुहिम से. और मैं इसको ये बहुत इम्पोर्टेंट है. और जो अभी आज बड़े प्रश्न हुए हैं उनके उत्तर से मुझे बहुत चीजें मुझे मालूम हुई, जानकारी हुई, जो शायद बुजुर्गों को अपने बचाव के बारे में नहीं मालूम है, और उन्हें भी पता होना चाहिए. हालांकि मैं ये नहीं चाहता कि ऐसी नौबत आए कि ये सब कोर्ट और कचहरी या पुलिस को देखना पड़े, बट ये इसका एक ही तरीका है कि हमारे बच्चे, जिसका एक मुहिम हिंदू जी ने चलाया है, बहुत ही अच्छा है. ये बच्चे जब सीखेंगे, ये बच्चे बड़े होकर जरूर इनमें
एक ना ये बात आएगी कि वो आगे चल के ये बुजुर्गों के प्रति बहुत सहनशील होंगे, संवेदनशील होंगे और उन्हें भी शायद खराब बनने में बहुत मुश्किल होगी, वो अच्छे ही रहेंगे। तो बिल्कुल। ये एक हाँ, और संगत का भी असर होता है, इसमें कोई शक नहीं होता है, लेकिन हम लोग अगर ये जो एफर्ट इंदु जी कर रहे हैं, एक बहुत ही अच्छा है, मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद दूँगा कि और बहुत दिल से बधाई और मुझे इस बात का भी मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आज मैं इससे मैं जुड़ा हूँ, तो आज मुझे पता लगा इनकी जितनी भी इनकी कार्यक्रम है ये वो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मेरे स्तर से जो भी प्रयास हो सकता है इसको और आगे बढ़ाने का मैं करूँगा कॉलेज के माध्यम से और अपने पर्सनल माध्यम से भी। मैं विक्रम सिंह साहब को भी बहुत-बहुत धन्यवाद दूँगा, उन्होंने आज इसने बहुत अच्छा बोला और मैं इनको पहली बार सुना और बाकी हालाँकि मैं टी की ट्यूस टॉक्स में आपको सुनता रहता हूँ काफ़ी तो लेकिन उसके बाद भी आज जो आपने कुछ चीज़ें रखी, बहुत ही अच्छा लगा और आपका इतना अच्छा करियर रहा है और ये एक बड़ा मतलब बहुत बहुत कर्णप्रिय ये वो रहा प्रोग्राम कि इतना अच्छा लगा कि सुन के कि इतने अच्छे-अच्छे लोग हैं जो इतना अच्छा सोचते हैं और अगर आप लोग भी सब जुड़ के ऐसा चलाएँगे साथ ये मुहिम तो मेरे ख्याल से सबको इसमें काफ़ी उन्नति हमारे समाज को मिलेगी और एक बुजुर्गों के प्रति जो है एक अच्छे भाव बनाने का उसमें प्रयास रहेगा और उसमें और सफलता मिलेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी को और बहुत-बहुत इंदु जी को भी धन्यवाद। बहुत थैंक यू सर। बहुत-बहुत धन्यवाद और हमारे साथ जुड़ने के लिए भी बहुत-बहुत शुक्रिया, आपके अनमोल वचन। समय की सीमा को देखते हुए मैं कार्यक्रम को अंतिम पड़ाव में इसे कंक्लूड करता हूँ। जैसा कि सर ने रिक्वेस्ट किया, सभी इंटर्न्स अपनी रिपोर्ट्स कंप्लीट करें, अपनी एक्टिविटीज कंप्लीट करें और अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स को मोटिवेट करें कि वो ज्वाइन करें, और साथ ही सर्टिफिकेट के लिए वो लोग अप्लाई करें। यस, नहीं अप्लाई बिल्कुल। नहीं करना है, वो उनको खुद पहुँच जाएगा। ओके, हम बिल्कुल, कॉलेज के उस पे भेज देंगे उसको। बिल्कुल, बिल्कुल। अब अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, बहुत सारे लेसन्स आज हमें मिले। मैं विक्रम सर का तो वैसे ही बहुत फैन हूँ, मैंने अर्नब गोस्वामी के साथ भी इन्हें कई बार डिबेट्स में देखा है, मैं इन्हें बहुत सुनता हूँ, मुझे बहुत पसंद है इनका वक्तव्य और इनकी व्याख्यान। और आज ये बहुत बड़ा सौभाग्य मेरे लिए, हम सब के लिए, कि आप हमारे साथ जुड़े और इतना लंबा समय आपने दिया। बहुत ही अनमोल आपने लेसन समय दिए, फोकस एंड डेली इम्प्रूवमेंट एंड टाइम। दिस इज समथिंग आई एम पर्सनली टेकिंग अवे, क्योंकि जो कामयाब लोग हैं और जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं उसमें शायद फोकस का एक बहुत बड़ा गैप होता है। एंड honesty and transparency is the only policy is another very fantastic lesson, and I believe it's for everyone, especially for the lawyers. मैं कई लॉयर्स से डील करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी इंटर्न्स, लॉयर स्टूडेंट्स हमारे साथ आज जुड़े हैं वो एक बेहतर एग्जाम्पल प्रस्तुत करेंगे। एक जो माहौल बना हुआ है कि लॉयर्स, पुलिस, जजेस ये लोग करप्ट ही होते हैं, उसको बदलने में आप सहयोग देंगे और एक अच्छा एग्जाम्पल आप सेट करेंगे। हम लोगों को सभी को गर्व हो, आप एक ऐसे वकील और ऐसे जज बनेंगे। तो इसी के साथ हम कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले चलते हैं। हम सभी इंटर्न्स, सभी पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप सभी ने जिन्होंने भी प्रश्न पूछे हैं, जिनके मैं सवाल ले पाया हूं, समय की मर्यादा के कारण कुछ के नहीं ले पाया हूं, उनसे मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूं। हम फिर आपके किसी और सेशन में कवर करेंगे। और इसी के साथ मैं डॉक्टर विक्रम सिंह जी को प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारी संस्था के साथ जुड़े। आपका मार्गदर्शन हमें ऐसा ही मिलता रहे। हम आपको अति शीघ्र फिर नए बच्चों के साथ में जोड़ना चाहेंगे और हम आपके साथ संपर्क में बने रहना चाहेंगे। सर एक लाइन कोई आशीर्वाद के रूप में, लास्ट लाइन आप। हम बहुत ग्रीडी हैं सर, देखें आपके ज्ञान से हम कुछ ना कुछ लेना ही चाहते हैं। विजयी भव। और इस सेवा कार्य से अपने को धन्य करते हुए इसके ज्ञान और विज्ञान से आप सब मृत्युंजय बने, यही मेरा आशीर्वाद है। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी से के साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन, आपका जीवन मंगलमय हो, आप स्वस्थ रहें और ऐसे ही आपका ज्ञान
हम सबके काम आता रहे, आने वाली जनरेशन्स के काम आता रहे, और आईपीसी के अंदर बदलाव के लिए जल्द से जल्द आपके प्रयासों से कुछ अच्छा हो, हम यही प्रार्थना करते हैं ईश्वर से। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू very इंदु much. जी, थैंक यू शर्मा जी। Thank you. आप स्वनामधनी युग निर्माण योजना के जो संस्थापक थे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। और जी नाम का भी प्रभाव होता है, और नाम का प्रभाव आपके ऊपर प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है। बहुत बहुत आशीर्वाद के साथ। Thank you, sir. थैंक यू। Thank you very much. Thank you so much. Thank you.